हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एफएलटी 1 का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो अपने को एमपीजी दिख रहा है, सबसे पहले विच आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द फॉसिल्स ऑफ नर्मदा मैन एट हथनोरा इन मध्य प्रदेश। तो वो जो अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा वो है, तो जैसे इसमें ऑप्शन है कर्नल स्लीमन, डॉक्टर अरुण सोनकिया, अशोक शाहानी। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है कर्नल स्लीमन, तो कर्नल स्लीमन को फॉसिल्स तो मिले थे, लेकिन किस चीज के फॉसिल मिले थे? इनको फॉसिल मिले थे डायनासोर के, और वो कहाँ मिले थे? इनको जबलपुर में मिले थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर अरुण सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया को 1982-83 में नर्मदा नदी के बैंक्स पे, नर्मदा नदी के बैंक्स पे हथनोरा करके एक जगह पड़ती है जो मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां पर ये जो नर्मदा मैन है उसका जो है फॉसिल यहां पर मिला था। तो ये भी एक फैक्ट यहां से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां से आ रहा है, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेड कॉइन्स इन मध्य प्रदेश। जब भी आप शीशे के सिक्के या लेड कॉइन्स की बात करते हो तो आपके थॉट में तुरंत आना चाहिए सतकर्णी वंश, और जैसे ही हमारे पास क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी ऑप्शन ए दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया? ए। जब भी हम सतकर्णी वंश की बात करते हैं तो इनकी सोसाइटी कैसी थी? इनकी सोसाइटी जो आपको दिखती है, इनकी सोसाइटी का जो नेचर था मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मात्र सत्तात्मक सोसाइटी दिखाई देती है। इसी सतकर्णी वंश के बारे में अगर हम एक और बात देखें कि अगर आपसे कभी इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दे कि ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान में देना किस राजवंश के समय पे चालू हुआ, तो वो भी इसी सतकर्णी वंश के समय चालू हुआ। और यहीं पर ऑप्शन में आप देखोगे कि पुलकेशिन द्वितीय भी दिख रहा है, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक वंश का नाम सुना होगा कि आपका कौन सा? पुष्यभूति डायनेस्टी, जो आपके हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी। तो जो कन्नौज का जो रूलर था हर्षा, उसको नर्मदा नदी के बैंक्स पे किसने हराया था? तो ये जो पुलकेशिन सेकंड है इसके द्वारा हराया गया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रबंध चिंतामणि। ये किताब दी गई है जिसका नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। जैसे ही मैंने प्रबंध चिंतामणि किताब देखा, मेरे थॉट में सबसे पहले आया कि ये किताब तो परमार डायनेस्टी के बारे में बात करती है। कौन परमार डायनेस्टी? जो परमार डायनेस्टी खुद को क्या कहते हैं? बेसिकली राजपूत है। इसी परमार डायनेस्टी कैपिटल, हम दो कैपिटल देखते हैं, देखे धार और एक है जो उज्जैनी, जो इनकी कैपिटल दिखाई देती है। इसी परमार डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर कौन है? उपेंद्र राज। और इस परमार डायनेस्टी के वंशावली के बारे में जानकारी देती है किताब है जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि, और इसके जो राइटर थे वो कौन थे? मेरुतंग थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया? इसका करेक्ट आंसर डी चला गया, मेरुतंग। अगला क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, विक्ट्री पिलर विजय स्तंभ मांडू का किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? महमूद खिलजी, दिलावर खां घुरी, बाज बहादुर, होशंग शाह। होशंग शाह ने नहीं कराया। होशंग शाह के समय पे तो वहां क्या बनी है? जामी मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनी है? जामी मस्जिद बनी है। बाज बहादुर ने भी नहीं बनवाया। बाज बहादुर के समय पे हम लोग देखते हैं कि रेवा कुंड बना हुआ है मांडू में। तो मांडू में एक और फैक्ट याद रखिएगा, रेवा कुंड कहां है? मांडू में। फिर रूपमती मंडप कहां पर है? तो रूपमती मंडप भी मांडू में है, जिसको किसने बनाया है? बाज बहादुर ने। दिलावर खां घुरीद, तो ये तो इसको दिलावर खां घुरीद को फर्स्ट रूलर कहा जाता है मांडू का। इसका करेक्ट आंसर है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने इसको बनवाया है। किसके? जो विक्ट्री टावर है आपका कहां पर? मांडू में। जैसे ही मैं मांडू देखता हूं तो मुझे एक चीज और याद आती है। मांडू मतलब क्या? मांडू मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धार डिस्ट्रिक्ट। मांडू को हम लोग क्या कहते हैं? मांडू को हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। और इसी मांडू को एक और नाम से कहा जाता है, मांडू को हम लोग कहते हैं शादियाबाद के नाम से भी मांडू को कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सबसे पहले त्रिपुरी को पकड़ो। त्रिपुरी को पकड़ो तो किसको पकड़ लिया? जबलपुर। अब जैसे ही जबलपुर पकड़ा तो तुम्हारा एक यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। कौन सा डाउट? कि जब हम त्रिपुरी को देखते हैं तो हमें जबलपुर याद आ गया, और हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो आपकी कल्चुरी डायनेस्टी है इसकी दो ब्रांचेस थी, एक तो त्रिपुरी ब्रांच थी और दूसरी ब्रांच कौन थी? इसकी दूसरी ब्रांच थी महेश्वती ब्रांच। उसने कौन सी ब्रांच की बात की है? उसने त्रिपुरी ब्रांच की बात की है। और त्रिपुरी ब्रांच का फाउंडर कौन था? कोक्कल फर्स्ट, या कोक्कल फर्स्ट जो इसका फाउंडर है। और यहीं से आप देखते हो आपके पास ऑप्शन में एक नाम है गांगदेव। गांगदेव वह व्यक्ति है जिसको किसने हराया है? राजा भोज। राजा भोज ने किस कल्चुरी रूलर को डिफीट किया है? तो राजा भोज ने किसको डिफीट किया है? राजा भोज ने गांगदेव को डिफीट किया है। फिर यहां से क्वेश्चन है लक्ष्मीकर्ण की अमरकंटक में किस कल्चुरी शासक के द्वारा मंदिर बनवाए गए? तो वो आपका आंसर है लक्ष्मीकर्ण। एक और चीज यहां से देखोगे कि युवराज देव और युवराज देव वन और युवराज देव टू कौन सी डायनेस्टी के रूलर है? तो युवराज देव वन और युवराज देव टू ये भी कल्चुरी डायनेस्टी के रूलर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आंसर क्या चला गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है, हु बिल्ड द फेमस रानी महल एंड चमन महल इन भोपाल। जैसे कि आपके पास दो पैलेस है, रानी महल और चमन महल। तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि भोपाल स्टेट का फाउंडर था दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया था? भोपाल में एक जगह थी जगदीशपुर का नाम चेंज कर दिया था इस्लाम नगर, और वहीं पर उसने बनवाया चमन महल, जिसको इस्लाम नगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और
इसी के समय पे रानी महल ही बनवाया गया। और इसी दोस्त मोहम्मद खान बेसिकली कौन था, ये पश्तून ट्राइबल एक सोल्जर था जो मुगलों की आर्मी में सर्व किया करता था। बाद में इसने रानी कमलापति के साथ धोखा किया और भोपाल को जीत लिया, भोपाल स्टेट को स्टैब्लिश किया। और इसी दोस्त मोहम्मद खान के समय एक किला भी बनता है जिसको क्या बोला जाता है, फतेहगढ़ का किला। तो कभी आपसे पूछेंगे कि फतेहगढ़ फोर्ट भी किसने बनवाया, तो वो भी आपके दोस्त मोहम्मद खान ने। और इसका हमारा आंसर क्या जा रहा है, दोस्त मोहम्मद खान। यहीं से हम लोग देखते हैं अपने पास एक ऑप्शन और है, कुदिशिया बेगम ने कौन सा पैलेस बनवाया है। तो कभी आपसे पूछे कि गौहर पैलेस भोपाल में किसने बनवाया, कुदिशिया बेगम ने। फिर वो यहीं से पूछेगा एक और क्वेश्चन कि ताजुल मॉस्क, भोपाल की जो ताजुल मस्जिद है वो कौन सी बेगम के समय बनना चालू हुई थी। तो जो ताजुल मॉस्क है वो भी आपकी इसी बेगम के समय बनना चालू हुई थी, कौन सी, कुदिशिया बेगम। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर है दोस्त मोहम्मद खान। आगे चलते हैं, हु गिव द टाइटल राजेंद्र शिरोमणि टू किंग रामचंद्र बघेल। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, रामचंद्र बघेल वही व्यक्ति है। जैसे मैंने यहां से रामचंद्र बघेल को देखा तो मुझे तुरंत याद आया कि रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तो तानसेन बैठा करते थे। बाद में तानसेन कहां चले गए, बाद में तानसेन मुगलों के दरबार में चले गए। और मुगलों के दरबार में तानसेन क्या थे, तानसेन एक नौरत्न थे। और नौरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे, तो नौरत्न अकबर के दरबार में होते थे। मतलब राजा रामचंद्र किसके कंटेम्पररी है, अकबर के। तो इनको राजेंद्र शिरोमणि का टाइटल किसने दिया होगा, इनको राजेंद्र शिरोमणि का टाइटल अकबर ने दिया होगा। और यहीं पर हम अगर बघेल डायनेस्टी की बात करते हैं तो बघेल डायनेस्टी की हमको 3 कैपिटल दिखती है। बघेलों की पहली कैपिटल थी गहोरा। इसके बाद हम देखते हैं बघेलों की राजधानी क्या बनी, बांधवगढ़। और जब ये बांधवगढ़ राजधानी बनी तो उसी समय यहाँ के राजा कौन थे, रीवा के राजा रामचंद्र थे। और तीसरे नंबर पे हमको दिखता है इनकी जो तीसरी कैपिटल बनती है बनती रीवा। और रीवा किसके समय, रीवा बनती है राजा विक्रमादित्य के समय। तो बघेलों की 3 राजधानी आपको यहाँ दिखाई देती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या चला गया, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द रेवोल्यूशनरी। 1857 की क्रांति समय रेवोल्यूशनरीज को किसने हेल्प की थी। जैसे मेरे पास 1857 का रिवोल्ट आया, मेरे मन ने एक बार फिर पूछा कि यहां से कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो बिल्कुल निकल सकते हैं। 1857 का रिवोल्ट मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को स्टार्ट हुआ। फिर एक और चीज यहां से पूछी कि वो कहां से स्टार्ट होता है, तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम नीमच। एंड इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर थे मोहम्मद अली बेग। इसके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली बेग। इसके लीडर आपको यहां से दिखाई देते हैं। फिर यहां से तीसरी चीज यहां से क्या दिखाई देती है कि धीरे धीरे क्रांति मध्य प्रदेश में आ गई। मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि इंदौर में हमको 2 नाम दिखते हैं, एक तो शादत खां, इंदौर में हमको एक नाम दिखता है शादत खां। और इंदौर में एक नाम दिखता है हमको कौन, भागीरथ सिलावट। एक और नाम क्या दिखता है, भागीरथ सिलावट। तो इन दोनों लोगों ने इंदौर से पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। अब वो हमसे पूछ रहा है राजा की बात बताइए, तो अहिल्याबाई होलकर ने पार्टिसिपेट किया था क्या। तो मैंने एक बात लिखी कि 1857 का रिवोल्ट अहिल्याबाई होलकर, जो माता श्री अहिल्याबाई होलकर है, इनकी मृत्यु तो कब हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 1795 में। तो ये वाला ऑप्शन तो हम कट कर देंगे। फिर मल्हार राव होलकर जी की मृत्यु तो 1766 में हो गई थी। जीवाजी राव होलकर करके कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है तुकोजी राव होलकर। तो आंसर क्या चला गया, तुकोजी राव होलकर हु सपोर्टेड द आपके रेवोल्यूशनरीज इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो एक चीज यहां से निकल के आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु डिस्कवर्ड द भरूच स्तूप। सबसे पहले जैसे ही मैंने भरूच दिखा तो फिर एक बार मन ने बोला कि क्यों ना इसका 3 मार्कर बनाया जाए। तो भरूच स्तूप क्या है, भरूच स्तूप एक मॉन्यूमेंटल साइट है जो किससे एसोसिएटेड है, भरूच स्तूप जो है बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। भरूच स्तूप को कब डिस्कवर किया गया, 1873 में डिस्कवर किया गया। और किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या ऑप्शन में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी निकल के आ गया, क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे चलते हैं, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अब देखो प्री की तैयारी यहां पर मेरे साथ देख लो इसमें कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी। तो एक फैक्ट तो अपने को यहां मिल गया, प्री का याद रखेंगे। अब वो हमसे पूछता है कौन सी नदी के तट पे। तो सबसे पहले मन ने पूछा कि कौन से जिले में है, तो हमने बोला ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। क्या ये बीहड़ नदी के ऊपर है, तो बीहड़ नदी के ऊपर तो हम सभी को पता है कि बीहड़ नदी के ऊपर चचाई वाटरफॉल है, काट देंगे। आंसर मिल गया बी। आंसर कौन सी नदी, सेलर नदी। तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सेलर नदी के ऊपर बना हुआ है, याद रखेंगे। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रभात जोशी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई। जैसे ही आंसर में हमने ऑप्शन में देखा, क्या ऑप्शन में हमको एक नाम दिखा प्रभात जोशी। फिर एक बार तुम्हारे लिए कि प्रभात जोशी कौन है, तो प्रभात जोशी कौन है, प्रभात जोशी फेमस जर्नलिस्ट और राइटर है। प्रभात जोशी कौन है, ही वाज अ फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर फ्रॉम आष्ठा ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। कहां से थे ये, सीहोर से थे। सीहोर में एक जगह पड़ती है आष्ठा, वहां इनका बर्थ हुआ था। और इनकी ही मेमोरी में प्रभात जोशी खेल रत्न स्टार्ट किया गया कब, 2013 में, जिसका प्राइज मनी कितना था, 2 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी थी। ये किस खेल के लिए दिया जाता है, तो ये मलखंब के लिए दिया जाता है। किस खेल के लिए दिया जाता है, मलखंब के लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, 2013। और यहीं से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि चलो बेटा ये बता दो कि मध्य प्रदेश में मलखंब एकेडमी कहां पर है, कौन सी एकेडमी, मध्य प्रदेश में मलखंब एकेडमी कहां
कहां पर है, तो आपको तुरंत बताना है कि मध्य प्रदेश में मलखंभ एकेडमी उज्जैन में सिचुएटेड है। तो एक चीज यहां से और बन गई, तो ये इतने फैक्ट्स यहां से याद रखिएगा जो आपका प्रभात जोशी खेल रत्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि Which Indian cricketer from मध्य प्रदेश hold the distinction of being the first to score a century in foreign countries? मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्रिकेटर है जिसने विदेशों में जाके शतक मारा? तो जैसे हमारे पास देखते हैं, तो बात थी कब की? बात थी 1936 की, और 1936 इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस ग्राउंड है ओल्ड ट्रैफर्ड। इंग्लैंड का एक बहुत फेमस ग्राउंड है ओल्ड ट्रैफर्ड। वहां पर एक मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें एक लड़के ने 112 रन बना दिए, और उस लड़के का बर्थ हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है मुश्ताक अली। तो करेक्ट आंसर क्या चला गया? मुश्ताक अली। 1936 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 112 रन। ऑप्शन में नरेंद्र हिरवानी दिख रहा है, तो इनको भी देख ही लेते हैं। नरेंद्र हिरवानी जी कौन है? तो नरेंद्र हिरवानी वह व्यक्ति है जिन्होंने 16 विकेट लिए हैं। किसके अगेंस्ट? तो 16 विकेट लिए इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। कब लिए? 1986 में। अब तुम बोलोगे 16 विकेट कैसे हो गए? तो टेस्ट मैच में लिए थे। तो टेस्ट मैच में 2 इनिंग मतलब कितने विकेट? 22 विकेट। तो उसमें से 16 विकेट अकेले इन्होंने लिए। किसने? नरेंद्र हिरवानी जी ने। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? मध्य प्रदेश में डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए डिस्ट्रिक्ट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। बेसिकली वो हमसे पूछा है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किन जिलों में बढ़ी है। अगर हम देखेंगे, अभी एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ 2022-23 वाला, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की। उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम कहां पर है? तो आप सभी को पता है कि सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अनूपपुर जिले में है। फिर आपका अनूपपुर के बाद आप देखते हो कि मध्य प्रदेश का बैतूल जिला आपको दिखाई देता है, आपको छिंदवाड़ा जिला दिखाई देता है। तो आपके अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले यहाँ पे सबसे कम है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन पलट दिया, यहाँ पूछा है सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है आपका इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इंदौर में 32% के आसपास है, झाबुआ में 31% के आसपास है। तो करेक्ट आंसर क्या चला गया? इंदौर, झाबुआ, भोपाल। और यहीं से एक और चीज बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है? 7, 26, 26, 809। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 236। भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। तो इतने फैक्ट भी यहां से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड्स गिवन बिलो। मतलब बेसिकली कुछ कोड्स दिए, उसमें हमको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला भोपाल। नगरीकृत जिला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश का सबसे अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शहरों में रहने वाले लोग कहां? भोपाल में। सर्वाधिक साक्षर जिला इंदौर। बिल्कुल गलत बात है। मध्य प्रदेश का सबसे लिटरेट जिला जो है, मध्य प्रदेश का सबसे लिटरेट जिला कौन सा है? आपका जबलपुर है। गलत। अनुसूचित जाति मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एससी की। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। गलत, क्योंकि एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? इंदौर में है। अगर वो पूछता एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या परसेंटेज वाइज कहां है, तो आंसर उज्जैन जाता। लेकिन उसने क्या पूछा? उसने पॉपुलेशन वाइज पूछा। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा एससी कहां आपको दिखेंगे? इंदौर में दिखेंगे। परसेंटेज वाइज उज्जैन में दिखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओनली 1। तो इसका आंसर हम लोग क्या दिखने वाला है? ए दिखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस जिले का लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है? ये बताइए कि इनमें से कौन सा जिला है? उसने बाद में फिर यहां पूछा डज नॉट। अब बालाघाट जिले का तो हम सभी को पता है 1021 के आसपास है। डिंडोरी का 1000 के ऊपर है। अलीराजपुर का 1000 के ऊपर है। इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। 928 के आसपास इंदौर का जो आपको सेक्स रेशियो दिखता है। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां है, उसको हम लोग सेक्स रेशियो कह सकते हैं। वहीं पर अगर हमसे ये पूछता है कि मध्य प्रदेश का हाईएस्ट सेक्स रेशो, तो हमने क्या बोला? मध्य प्रदेश में हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सेक्स रेशो वाला जिला बालाघाट। फिर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश का लोवेस्ट सेक्स रेशो किस कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो मध्य प्रदेश का लोवेस्ट सेक्स रेशो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो मध्य प्रदेश में लोवेस्ट सेक्स रेशो आपका भिंड जिले में। फिर यहीं से एक और चीज निकल के आती है। उसने पूछा कि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कौन से जिले में? तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो आपको मध्य प्रदेश के जिस जिले में मिलने वाला है उसका आंसर क्या है? अलीराजपुर। और यहीं से उसने क्या पूछा? लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो। तो मध्य प्रदेश का लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो आपको जिस जिले में मिलने वाला है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है आपका मुरैना। तो ये 2 चीजें आपकी यहां से और चलेगी, अलीराजपुर और मुरैना। तो ये 4 फैक्ट यहां से, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था इसमें? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है, इन विच ईयर द मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई? जैसे हमने देखा वित्त निगम, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए वित्त। जब भी याद आएगी तो इंदौर चले आना, क्योंकि इंदौर क्या है? इंदौर है मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल। और मध्य प्रदेश वित्त निगम बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां है? मध्य प्रदेश वित्त निगम या मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर एमपी के इंदौर में है। और इसको कब सेटअप किया गया? तो इसको 1955 में सेटअप किया गया था। तो ये भी एक फैक्ट यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल पार्क्स दिए गए थे, इनको मैच करना था।
पहला दे रखा है बोरगांव, ऑप्शन में दे रखा है छिंदवाड़ा, लेकिन आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अब ये क्वेश्चन भले इन्होंने बना दिया, लेकिन अब बोरगांव कहाँ आने लगा है, पांडुरना में आने लगा है, लेकिन अभी तो कैंसिल नहीं करते, पहले तो वो छिंदवाड़ा में ही आता था। तो बोरगांव मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ा, छिंदवाड़ा, तो पहला ऑप्शन क्या आया 3। किरणापुर कहाँ पड़ा, बालाघाट, तो दूसरा ऑप्शन आया 1। बगसपुर कहाँ पड़ा, नरसिंहपुर, तो आंसर आया 4। मेघनगर कहाँ पड़ा, झाबुआ, तो आंसर आया 2। 3142 आंसर आया डी। इसी के साथ आपसे एक और क्वेश्चन वो यहां से पूछेगा कि मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, भोपाल में सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ओपियम ऑल्कलाइड वर्क इंडस्ट्री, ओपियम ऑल्कलाइड वर्क इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कब चालू हुई, तो जो एल्कलाइड वर्क इंडस्ट्री है, ओपियम वगैरह का जो एल्कलाइड्स है, इसका मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होता है मध्य प्रदेश में। अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के 2 जिले आपको दिखते हैं, एक जिले का नाम है नीमच और एक जिले का नाम है क्या है, मंदसौर। एक जिले का नाम क्या है, मंदसौर, एक जिले का नाम है आपका नीमच। इन दोनों जिले ओपीएम के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं और ओपीएम फैक्ट्री या नीमच में 1935 में सेटअप की गई थी, अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको सेटअप किया गया था। तो ये भी चीज अपने को याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो एक चीज यहाँ से ये निकल के आ गई। और यहीं से अगर उसने आपसे पूछा गांजा के बारे में कि मध्य प्रदेश में हेवन ऑफ गंजेड़ी या गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, बुरहानपुर। और यही बुरहानपुर जिला एक और चीज के लिए फेमस है, बनाना के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। जैसे ही क्वेश्चन आया सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, तो दिमाग में आया कि 3900 मेगावाट के आसपास है, 3948 मेगावाट के आसपास इसका प्रोडक्शन है, अप्रॉक्स में 3900 मेगावाट। तो ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ऑप्शन ए दे रखा है उसने खंडवा। अब दिमाग ने बोला कि खंडवा, पहले एक एक करके सॉल्व करते चलता हूं, तो आंसर गलत नहीं होगा। खंडवा में कौन सा है, तो खंडवा में है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। तो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट कहां पर, खंडवा में। बैतूल में कौन सा है, तो बैतूल में है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। बैतूल में कौन सा है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है ना। नरसिंहपुर में कौन सा है, नरसिंहपुर में है गाडरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है, गाडरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट। तो ये आपका कहां है, नरसिंहपुर में है। और इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया, सिंगरौली, क्योंकि सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, सिंगरौली में है। और इस प्रोजेक्ट को किसने ओन करके रखा हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट को ओन कर रखा है रिलायंस इंडिया लिमिटेड के पास ये प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा 3948 मेगावाट के आसपास इसका प्रोडक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रतिभा योजना। मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है प्रतिभा योजना, 2017-18 के आसपास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था। प्रतिभा योजना बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए आई थी, जिसमें हम लोग जेई नेट क्लैट वगैरह के जो बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या चला गया, करेक्ट आंसर आपका ए निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके पहले ये आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, सफलता बैच एमपीपीएससी का जो चल रहा है, जो मार्च को टारगेटेड किया गया है मेंस के लिए, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश निरामयम स्कीम लॉन्च्ड। मध्य प्रदेश, जैसे ही मैंने निरामयम योजना देखा, मेरे दिमाग ने बोला कि पक्का हेल्थ से रिलेटेड है। निरामयम मतलब हम लोगों को ये हेल्थ की बात कर रही है। और यहीं से उसने बोला कि निरामयम योजना 23 सितंबर 2018 को किसने, एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी रिलेटेड टू हेल्थ, जिसमें क्या होगा, जिसमें कैशलेस बेनिफिट दिया जाएगा किसको, पेशेंट को। कितने लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बेनिफिट दिया जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन इससे मध्य प्रदेश की कवर करने का प्रोविजन रखा गया है। और आयुष्मान मित्र को इसमें अपॉइंट किया जाएगा ताकि स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन है प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसमें अपॉइंटमेंट होंगे किसके, आयुष्मान मित्र के। तो ये 73 का आंसर क्या चला गया, 23 सितंबर 2018। कौन सी स्कीम है, निरामयम योजना। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, व्हेन वाज द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश रिकॉन्स्टिट्यूटेड। उसने क्या पूछा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद। जब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा तो आर्टिकल 244 में भी इसका जिक्र है, शेड्यूल 5 में भी इसका जिक्र है। और जब इसका जिक्र होता है तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इसका गठन कौन करता है, तो इसके गठन मध्य प्रदेश के महामहिम करेंगे। मतलब इसका गठन मध्य प्रदेश का या कोई भी स्टेट का गवर्नर करता है, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। और मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी वो 1957 में बनी थी। और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है कब, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 8 सितंबर 2014। कब बनाया गया, 8 सितंबर 2014 को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राइबल एरिया में प्रॉपर तरीके से क्या करना, एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो गाइडलाइंस वगैरह करना, वो इसका काम है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 1957 में बनी है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 8 सितंबर 2014। बनाता कौन है, गवर्नर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा। ये रहा एक हमारा माउंटेन, कौन सा माउंटेन, अमरकंटक। यहां से निकल गई नर्मदा, नर्मदा बह गई कहां, वेस्ट की तरफ। ये आ गई कहां, अरेबियन सी। ये आ गई कहां पर, गुजरात। ये चली गई कहां, महाराष्ट्र। ये चली गई कहां, एमपी। और ये हमने नर्मदा का बना दिया फ्लो पूरा का पूरा।
यहां से यहां तक नर्मदा का फ्लो देख लेंगे तो हमको दिखेगा 1312 किलोमीटर। अकेले एमपी में नर्मदा का फ्लो देखेंगे तो 1077 किलोमीटर। वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो नर्मदा की कौन सी है, आपकी बाएं तट की सहायक नदी है। तो जैसे ही यहां से नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी की बात की तो जो बाया तट है, अब जैसे देखो मैं वेस्ट में जा रहा हूं तो बाया तट किधर पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, और राइट जो पड़ेगा वो किधर पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा। तो ऊपर से अगर कोई नदी आ रही है तो आप सभी को पता है ऊपर है रायसेन, तो रायसेन से कौन सी नदी आएगी, बारना नदी आएगी। ऊपर है आपका भोपाल, तो भोपाल से कौन सी नदी आएगी, कोलार नदी आएगी। तो ये सारी नदियां ऊपर से आ रही है। नीचे से कौन सी नदी जाएगी, तो गंजाल नदी आएगी, दूधी नदी आएगी, तवा नदी आएगी, छोटा तवा आएगा। ये सारी नदियां नीचे ज्वाइन करेगी। और हिरण नदी जबलपुर से आएगी तो ऊपर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया, करेक्ट आंसर इसका है दूधी। तो इसको भी याद रखिएगा। नर्मदा की टोटल नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज कितनी है, 41। नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तवा। तवा नदी कहां से निकलती है, तो तवा नदी महादेव हिल छिंदवाड़ा से निकलती है। छिंदवाड़ा के रास्ते बैतूल, और बैतूल से आती है नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम में बांद्राभान में नर्मदा को ज्वाइन करती है। तो ये भी फैक्ट यहां से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी कब बनी, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। चलिए बहुत थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ईयर आया 1969। 1969 में नर्मदा के पानी को बंटवारे को लेके एक वो बनी बॉडी, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। इस नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने 1979 में अपने डिसीजन दिए जिसमें मध्य प्रदेश को पानी दिया गया कितना, 18 MF के आसपास। और इसी के अकॉर्डिंग बोला गया कि 1980 में एक बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहां होगा, इंदौर। और इसका काम क्या होगा कि जो भी इस प्रावधान, इस बॉडी ने जो प्रावधान दिए उसका इंप्लीमेंटेशन करना, उसने जो अवार्ड दिए उसका इंप्लीमेंटेशन करना, तो ये नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी करेगा। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि 1985 में एक और बॉडी बनी जिसका नाम है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां दिखता है, भोपाल में। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और हम एक और ईयर और बता देता हूं, यहाँ पे 2017 में नर्मदा को कैसी नदी, नर्मदा को जीवित नदी डिक्लेयर घोषित किया गया था। नर्मदा को लिविंग एंटिटी कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया, 2017। हमारा आंसर था 1980। तो 20 दिसंबर 1980 नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी कब बना, 20 दिसंबर 1980 को बना है। ठीक है, याद रहेगी। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इंदौर में सेटअप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद महाराष्ट्र। चलो मैप बना करते हैं और मजा आएगा। जैसे ये बनाया एमपी का मैप है ना, ये बन गया हमारा नीमच मंदसौर, ये साइड में मालवा के रास्ते होते हुए आ गए, इधर से ये बुंदेलखंड को कवर किया, इधर से रीवा, सतना, पन्ना, प्लेट्यू, ये यहाँ से आ गए एमपी। ये रहा नॉर्थ में राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ये रहा आपका राजस्थान, इधर पड़ गया गुजरात, गुजरात के पास से बॉर्डर बनाता हुआ निकल आएगा महाराष्ट्र, इधर आया महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर यहाँ से चला गया कौन सा, छत्तीसगढ़, ये लग गया यूपी, 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 तो उत्तर प्रदेश यहां पर दिखेगा। अब वो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर नहीं करता। अलीराजपुर, ये रहा अलीराजपुर। अलीराजपुर एकमात्र ऐसा जिला जो गुजरात और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये तो काट दो। तो यहां कौन सा आ गया अपना, यहां एक जिला आ गया, उसका नाम है, भैयू का नाम क्या है, अलीराजपुर। फिर दूसरे नंबर पे आ गया शिवनी। शिवनी कहां पड़ता है, शिवनी ये बालाघाट और छिंदवाड़ा के बीच में, तो कौन सा जिला है, शिवनी। क्या शिवनी महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो शिवनी भी काट दो। फिर आया छिंदवाड़ा, शिवनी के बाजू में आया छिंदवाड़ा, तो क्या छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, तो बिल्कुल छिंदवाड़ा भी महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी कट गया। अब आया आंसर अशोकनगर, ये रहा गुना, ये रहा अशोकनगर। तो गुना से अशोकनगर अलग हुआ था कौन से ईयर में, 2003 में, तो ये आपका कौन सा जिला बना, अशोकनगर। और अशोकनगर अपनी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, अशोकनगर अपनी बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ, तो याद रखिएगा। और इसी अशोकनगर की अगर हम बात करें तो अशोकनगर जाना जाता है किसके लिए, चंदेरी के लिए, और अशोकनगर जाना जाता है किसके लिए, ईशागढ़ के लिए। तो ये ईशागढ़ और चंदेरी दो हिस्टोरिकल साइट है, कौन से जिले में पड़ती है, अशोकनगर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द फर्स्ट डैम बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ पहला डैम कौन सा है, नर्मदा नदी। जैसी नर्मदा नदी की बात करते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको थोड़ा डिटेल बताया आपको कि अमरकंटक से निकलती है, 1077 एमपी में लेंथ है, ओवरऑल लेंथ है 13-12, टोटल ट्रिब्यूटरी है 41, टोटल सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी 1980, नर्मदा वैली डेवलपमेंट ट्राइब्यूनल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 और वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969। तो वो यहां से पूछता है नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है, तो आंसर हमारा यही मिल गया, बरगी डैम। बरगी डैम मध्य प्रदेश में कहां पर सिचुएटेड है, तो बरगी डैम मध्य प्रदेश में कहां सिचुएटेड है, बरगी डैम मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिचुएटेड है। इस बरगी डैम को 1988 के आसपास कंप्लीट किया गया था। बरगी डैम को एक और नाम से जाना जाता है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। कौन सा, रानी अवंतीबाई लोधी
सागर प्रोजेक्ट। तो किस नाम से जाना गया? रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। और इसी बरगी डैम के बारे में एक और खास बात कि इससे जो टोटल बिजली बनती है वो 90 मेगावाट के आसपास यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। ये जबलपुर में जहां पर बरगी नदी और नर्मदा नदी एक दूसरे को मिलती है वहां पर इस डैम को बनाया गया। साथ में ऑप्शन है पुनासा भी है। पुनासा डैम मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो पुनासा डैम मध्य प्रदेश के खंडवा में, लेकिन हमको आंसर चाहिए था पहला डैम, पहला है बरगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए। व्हेन वाज द नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, क्यों? नर्मदा का जो वाटर है वो शिप्रा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा बड़े बड़े पाइप्स की मदद से। क्यों? क्योंकि सिंहस्थ आ रहा था 2016 में, तो सिंहस्थ को सक्सेसफुल बनाना था, इसके लिए हमको शिप्रा में पानी चाहिए। उसके अलावा मालवा की इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, मालवा में इंडस्ट्रीज को पानी देने के लिए, और इंदौर उज्जैन शहर को पीने का पानी प्रोवाइड करने के लिए नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना चालू की गई थी। कब? 2012 में। तो 29 नवंबर 2012 को इसको चालू किया गया था और 25 फैब 2014 को इसको डेडिकेटेड कर दिया गया था। कहां? मालवा के लोगों को डेडिकेट कर दिया गया था। किसको? मालवा के लोगों को इसको डेडिकेट कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। रतनगढ़ देवी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? चलो फिर से वापस से, ये रहा श्योपुर, ये रहा ग्वालियर भिंड, ये रहा मुरैना, ये आ गए नीचे साइड से, फिर बना नीमच मंदसौर, उड़ते उड़ते आ गए मालवा, मालवा से निकल गए कहां? ये आ गया आपका पूरा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के रास्ते पूरा साउथ एमपी आ गए। अब वो पहला ऑप्शन दे रहा है रतनगढ़ देवी टेम्पल। तो पहले मुझे पता होना चाहिए रतनगढ़ देवी टेम्पल कहां है। तो रतनगढ़ देवी टेम्पल जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सिचुएटेड है। अब यहां से क्वेश्चन करते हैं। पहला, केन रिवर निकलती है कटनी से, कटनी के रास्ते कहां जाती है? कटनी के रास्ते जाती है पन्ना छतरपुर, पन्ना छतरपुर के रास्ते यूपी चलेगी। तो केन तो दतिया जा ही नहीं रही, ऑप्शन मेरा काट दूंगा। सोन नदी ये निकली, सोन नदी यहां से निकली, यहां के रास्ते होते हुए ट्रेवल करते हुए निकल गई कहां? सोन नदी भी नहीं है। ठीक। बेतवा रिवर यहां से निकलती है, बेतवा नदी यहां से ट्रेवल करती हुई अपना आराम से जाती है कहां? रायसेन से निकली, रायसेन से गई आपका कहां? विदिशा, विदिशा से आपका अशोकनगर वगैरह, फिर यहां से यूपी में एंटर की, यूपी से निवाड़ी में एंटर की, यहां से चली गई यमुना को ज्वाइन कर लिया। फिर एक और रिवर निकली मेरी सिंध नदी निकली विदिशा से, विदिशा के रास्ते गुना अशोकनगर, वहां से शिवपुरी गई, शिवपुरी से दतिया गई और फिर वहां से यूपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या? इसका करेक्ट आंसर आएगा सिंध। और इसी सिंध नदी के बैंक्स पे हमको एक और टेम्पल दिखता है, सनकुआ टेम्पल। कौन सा टेम्पल? सनकुआ टेम्पल। तो रतनगढ़ देवी का टेम्पल और सनकुआ टेम्पल कौन सी नदी के तट पे दिखता है? तो ये आपका सिंध नदी के तट पे दिखता है, याद रखिएगा। तो यहां से निकल गया है। फिर नेक्स्ट है which of the following river forms a deep gorge between अखरानी एंड मठवार हिल्स? अखरानी और मठवार हिल्स बेसिकली पड़ती कहां पर है? तो अखरानी और मठवार हिल्स पड़ती है आपके अलीराजपुर बड़वानी के आसपास कहीं पड़ेगी। और अलीराजपुर बड़वानी के पास ना चंबल नदी बहती है ना सोन नदी। चंबल तो बहेगी नॉर्थ में, सोन बहेगी ईस्ट में, केन बहेगी बुंदेलखंड में। तो करेक्ट आंसर क्या चला गया? नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नर्मदा नदी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं कि रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो जैसे ही हमने रॉक फॉस्फेट देखा, मुरैना की बात आई। मुरैना में तो क्या मिलता है? मुरैना मिलेगा मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या? सरसों। और मुरैना क्यों फेमस है? किसके लिए फेमस है? गजक के लिए फेमस है। मुरैना अपने बीहड़ के लिए, रेवाइंस के लिए फेमस है ना। उसके अलावा बाजरे का प्रोडक्शन करता है। दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा ऑप्शन क्या आया? दूसरा ऑप्शन मेरे पास आया रीवा। रीवा क्यों फेमस है? तो रीवा फेमस है जिप्सम के प्रोडक्शन के लिए। जिप्सम का यूज कहां होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। रीवा और क्यों फेमस है? रीवा फेमस है सिंदूरजा आम के लिए। कौन से आम के लिए? सिंदूरजा आम के लिए क्या फेमस है आपका? रीवा। फिर क्वेश्चन आया सीधी। सीधी क्यों फेमस है? तो कोरंडम। कोरंडम कभी आपसे पूछे कोरंडम मिनरल मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? तो सीधी जिले में। अब बचा झाबुआ, तो आंसर चला गया झाबुआ। तो झाबुआ रॉक फॉस्फेट आपको कहां मिलेगा? रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश के झाबुआ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चल रहे, बाघ गणना के अनुसार 2018 से 2022 में मध्य प्रदेश में कितने बाघ बढ़े? तो सीधा सा समझते हैं, 2022 में मध्य प्रदेश में टोटल बाघ कितने हो गए? टोटल हो गए हैं 785। 2018 में मध्य प्रदेश में टोटल बाघ कितने थे? तो वो थे 526। अगर माइनस कर दूं मैं यहां से, तो माइनस करके टोटल कितना जाएगा? माइनस करके टोटल 2 यहां बचा 5 और ये 259। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया? 259 ऐसा हमारा एग्जैक्ट चला गया। तो करेक्ट आंसर क्या चला गया? सी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को पहली बार टाइगर स्टेट का स्टेटस 95 में दिया गया था। 1995 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो कहां बनाया गया है? वो मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। और इसको कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया 2023 में, इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। तो एक ये भी चीज यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चल रहा है, अकॉर्डिंग टू कोपन। कोपन एक व्यक्ति था जिसने वर्ल्ड के क्लाइमेट का डिवीजन किया था। तो कोपन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो CSA मिलता है, AW मिलता है, BSH मिलता है, लेकिन CFB नहीं मिलता। करेक्ट आंसर ये चला गया। लेकिन कभी भी आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है या मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट MP मिलता है। कैसा? ट्रॉपिकल मानसून। लेकिन वहीं हम देखते हैं
तो एमपी में हमको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है। कैसा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? जो 2016 और 2009 प्री में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश में मानसून टाइप भी बोल सकते हो, ट्रॉपिकल मानसून भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चल रहा है। विच पर्सन बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला। मन हो रहा है लगाने का, लेकिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। किसका? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। किसको? दिनेश कुमार शुक्ला जी को। हमारा आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, है ना, करंदीकर, राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी को बनाया गया है। तो दो फैक्ट आपको यहां से और पता चल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ईयर द रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ फॉर्म्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज मध्य प्रदेश में कब चालू हुई? बिल्कुल फैक्चुअल है, यहाँ 10 बात करने से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट है। 1976 कभी आ जाए, ग्रामीण यांत्रिकी आ जाए तो 1976 लगा देना। चलिए आगे चलते हैं कि ऑन अप्रैल 25 2003 द बरखेड़ा पठानी एरिया भोपाल इज नाउ रिनेम्ड एज बरखेड़ा पठानी। बरखेड़ा पठानी कहां पड़ता है? भोपाल में। और अभी आपको पता होगा कि भोपाल में इस्लाम नगर का नाम भी चेंज हुआ है पिछले साल ही। भोपाल में किसका नाम चेंज हुआ है? इस्लाम नगर का। और इस्लाम नगर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इस्लाम नगर का नाम चेंज करके जगदीशपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया है? जगदीशपुर। पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था, इस्लाम नगर हुआ, फिर बाद में अब सरकार ने जगदीशपुर कर दिया। और अब वो हमसे पूछा है बरखेड़ा पठानी क्षेत्र का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चल रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से किसको मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया? जो से पेपर सॉल्व चल रहा है, जगदीश देवड़ा लगा दिया, भर दिया गोला और लग गई लंका। कि जगदीश देवड़ा देखा, नीचे देखा ही नहीं कि राजेंद्र शुक्ल भी दिया था, तो दोनों को बनाया। फिर बोले कि आंसर तो गलत हो गया क्योंकि दिया कुमारी को तो राजस्थान का बनाया, लेकिन फिर ऑप्शन डी में देखा ए और ये दोनों है, तो करेक्ट आंसर क्या चला गया? डी। जगदीश देवड़ा जी कहां पर है? जगदीश देवड़ा जी मध्य प्रदेश के मंदसौर से आते हैं, पहले मध्य प्रदेश वित्त मंत्री हुआ करते थे। राजेंद्र शुक्ला जी कहां से आते हैं? राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से आते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंटली जो सीएम है मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम है, जो कहां से आते हैं? जो उज्जैन से आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे एमपी के यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आगे क्वेश्चन आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपसे डिस्कस करेगी। थैंक यू। नमस्कार, उत्कर्ष सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो डिस्कशन है वो एमपीपीएससी के आपका एफएलटी जो 01 है उसको मैं पॉलिटी और कमीशन वाले सेगमेंट पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आ चुका हूँ। आप लोगों का ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपकी मेहनत एकदम आपको कामयाब बना रही होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसमें एक हम लोग जो हमारी पूरी टीम है वो एक गाइडेंस आपके साथ में शामिल कर रही है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहले सवाल से पहले कमीशन मिलने वाला है या पॉलिटी, आगे चल करके देखते हैं। सबसे पहला है भाई पॉलिटी वाले सेगमेंट से, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था वाले सेगमेंट से। आपको पता है कि सबसे पहले आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि आपके प्रीलिम्स में, यानी कि जो प्रारंभिक आपकी परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में आपका सिलेबस क्या है, आपका पाठ्यक्रम क्या है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बच्चों से कहता रहता हूं कि आप उस सेगमेंट को बिल्कुल मत छोड़िए जो आयोग ने प्रीलिम्स में रखा हुआ है। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ, और सबसे पहला सवाल हमको मिलता है, यानी कि आपको मिला होगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में। एक बात याद रखना है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ करके ये मत सोच लिया करिए कि इसके बाद में अब चलो ढूंढ लेते हैं। सवाल को एक बार पूरा पढ़िए, क्योंकि कहा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 1919 के अधिनियम के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। ये बात एकदम सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 100 विषयों में से राज्यों को जो दिए गए थे वो 97 विषयों में से 50 विषय राज्यों को दे दिए गए थे और 47 विषय किसके पास में थे? केंद्र के पास में थे। इस वजह से यह पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, यह गलत है, क्योंकि यह बात हुई थी 1935 में 1935 के एक्ट से। सिंध और उड़ीसा को 2 प्रांत बनाए गए, ये भी बात थी 1935 की, क्योंकि इसी के आधार पर फिर टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी भाई? 11 हो गई थी। दोनों कथन गलत हैं, गलत ही पूछे गए हैं, और इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर ये पूछा जाता कौन सा सही है तो इसका ए, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता। गलत पूछा गया है, इस वजह से बी एकदम राइट आंसर। अगला देखते हैं।
भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय। आप लोग जानते हैं 21 अप्रैल 1793 को भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज की नींव रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसी वजह से भारतीय सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं। 1833 में कहा गया कि भारतीय भी शामिल होंगे आईसीएस में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध की वजह से इस प्रावधान को वापस ले लिया। 1853 में लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। पहली लिखित परीक्षा लंदन में आयोजित हुई और इसी परीक्षा के बाद में कहा गया कि भारतीय शामिल हो सकते हैं और 1863 में पहली बार पहले भारतीय आईसीएस बने थे, जिनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े वाले भैया, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत आसान है याद करना। एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम है, अगर आपको याद हो, मेरी शादी में जरूर आना, और उसमें रहता है सत्तू, सत्तू यानी सत्येंद्र, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतखाम देखेगी। अगर आपने वो मूवी देखी है तो याद रखिएगा कि सत्येंद्र क्लर्क से जब उसे धोखा मिलता है तो वो कलेक्टर बनता है। वहीं से आपको ये याद रखे रहेगा कि भाई वही सत्तू कलेक्टर पहली बार भी बना था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश द्वारा अपना त्याग पत्र किसे दिया जाता है, किसे संबोधित करता है, तो स्वतः ही ये किनको देता है भाई, भारत के राष्ट्रपति को। यानी अनुच्छेद 124 के अनुसार इनको इस्तीफा किस किस को देना है, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपते हैं। अगले सवाल पर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो हम सारे लोग जानते हैं कि संविधान सभा में स्वीकार करने से पहले इसका जो डिजाइन है राष्ट्रीय ध्वज का तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने क्या किया था कि तीनों रंग अशोक चक्र के साथ में ये डिजाइन बनाया था। उससे पहले चरखा हुआ करता था। पहली बार इस तिरंगे झंडे को हंसा मेहता ने वीकाजी कामा ने फहराया था और पार्लियामेंट के अंदर पहली बार हंसा मेहता ने, और इसको स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 को आपको याद रखना है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया था। अगला सवाल से पहले एमपीपीएससी की संपूर्ण तैयारी संपूर्ण बैच के साथ में, यानी कि बैच जो आपको मिलेगा उसका नाम है भाई संपूर्ण बैच। संपूर्ण बैच, इसमें 1 ईयर टारगेट रख करके बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग डेट है भाई 10 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगले साल तक ये बैच 1 साल कंटिन्यूअस चलेगा और आपकी तैयारी करेगा पूरी तरह से संपूर्ण रूप से। इसमें फीचर क्या मिलेंगे, ड्यूरेशन रहेगा 12 से 13 महीने। इसके बाद में 1200 से अधिक जो घंटे हैं उसका लेक्चर प्लान होगा। प्रिपरेशन ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों ही गाइडेंस होंगे। आपका प्री पूरी तरह से कंप्लीट, साथ में मेंस पूरी तरह से कंप्लीट, और इंटरव्यू गाइडेंस उन एक्सपर्ट से जो जनरली इस तरीके का अनुभव रखते हैं, जो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। अपडेटेड नोट्स बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के हिसाब से तुरंत अपडेट होता है और उसके बाद में आप तक एक पूरी की पूरी रिसर्च विंग है, आरडी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्कर्ष का काम करता है। वो आपको एकदम क्या करता है भाई, नए स्वरूप में सिलेबस आप तक पहुंचाता है। डेडिकेटेड फैकल्टी मेंटर फॉर ईच बैचेस, यानी कि एक एक फैकल्टी को क्या कर दिया जाता है भाई, मेंटर बनाया जाता है, एक चाणक्य बनाया जाता है। वो आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति देखते रहते हैं। रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विजेस चलते रहते हैं। स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब तक ये नहीं होगा तब तक चयन नहीं होता है सिविल सेवाओं में। पीवाईक्यूज एनालिसिस होता है। सेपरेट बैचेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों की अलग अलग फैकल्टी है। दोनों अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी को, तो ये डेट आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों में से एक कथन व एक कारण दिया गया है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सही उत्तर का क्या करना है भाई, चयन करना है। अनुच्छेद 1 क्या घोषित करता है, इंडिया अर्थात भारत, फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। एकदम सही है। अभिव्यक्ति संघ इंगित करता है कि भारत संघ
राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, अंबेडकर ने कहा था, और राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकते, ये भी सही है। और ये वाली बात इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इस वजह से क्या आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। मूल संविधान का मतलब जब हमारा संविधान बना तो इनमें से कौन सी बातें नहीं थी। अनुच्छेद 51 1976 में जोड़ा था, 42वें संविधान संशोधन से ये नहीं था। 14 मूल संविधान में विद्यमान था, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 300A में अगर देखोगे तो इसको भी 1978 में क्या किया गया था, नए स्वरूप में जोड़ा गया था। तो 1 और 3, और इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि संविधान में जो लिखा है उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था चलेगी, और इससे स्थापित होता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान की सर्वोच्चता वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आया था कहां से भाई, जापान से। तो जापान से भारत ने विधि द्वारा स्थापित लिया। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका में मिलेगी और विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया आपको ब्रिटेन में मिलेगी। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी, तो भारत सरकार का जो वकील होता है उसका नाम है महान्यायवादी, 76 में। और आर्टिकल नंबर 165 में लिखा हुआ है महाधिवक्ता, जो होता है राज्य सरकार का वकील। इसके बारे में और सारी चर्चाएं अगले जब पेपर होंगे उनमें करते रहेंगे। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ की बात की गई है भाई। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 का अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसने कहा था कि भाई केंद्र सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं। राज्यों के लिए बोला था कि राज्य विधानसभाओं के कुल सदस्यों के 15% से अधिक राज्य सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, कम से कम 12 हो सकते हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली के लिए यह संख्या 10% है। देखते हैं क्या है। तो पहला वाला तो ऑप्शन सही लिखा हुआ है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यह भी सही लिखा हुआ है। यानी कि 75(2) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल नहीं है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं है, वो तब तक काम करते हैं जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75(3) के अनुसार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर भाषा लिखी हुई है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। क्यों भाई, क्योंकि लोकसभा में अगर बहुमत है तो मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुमत नहीं होगा तो उनको पद से क्या होगा, हटना पड़ेगा। और इसी वजह से 1 और 2 सत्य कथन ढूंढा गया था। क्या ढूंढना था भाई, सत्य कथन, और इस वजह से इसमें सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। ग्राम सभा का उल्लेख, यानी कि ग्राम सभा के उल्लेख के लिए आपको प्रावधान देखना पड़ेगा भाई, भाग 9। और भाग 9 में अगर आप जाएंगे तो अनुच्छेद आपको मिलेंगे 243 से लेकर के 243 ओ तक। तो 243 परिभाषा से है, 243 ए ग्राम सभा से है, 243 बी पंचायतों के गठन से है, सी संरचना से है, डी आरक्षण से है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका 243 ए। या सी में क्या लिखा हुआ है भाई, संरचना लिखा हुआ है, ई में लिखा हुआ है योग्यता, और एफ में लिखा हुआ है कार्यकाल। अगला देखिए भाई, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है। तो अगर आप देखेंगे तो नागरिकता से संबंधित कानून के लिए आर्टिकल 11 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई संसद, यानी कि 10 और 11 को मिला करके देखिएगा तो उसमें लिखा है कि संसद किससे बना सकती है भाई, साधारण बहुमत से। तो आंसर क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से। वर्तमान में अगर नागरिकता देता कौन है, अगर ये पूछ लिया जाता तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के पास में अधिकार है कि वह नागरिकता छीन सकता है और नागरिकता दे सकता है 1955 के अधिनियम के अनुसार, जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। कमीशन यानी कि आयोग वाली बात आ जाएगी। अब आयोग में देख लीजिए, मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया। तो आपको पता है सार्वभौमिक मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक जो मानव अधिकार है उनको सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक घोषणा की। इस वजह से क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। अगले सवाल पर चलते हैं। सूचना का अधिकार जो 2005 में पारित किया गया था, जो एक प्रकार का विधिक अधिकार है। दरअसल सूचना के अधिकार का तात्पर्य होता है कि जो सरकार द्वारा गतिविधियां संचालित होती हैं, लोगों को उस गतिविधि के बारे में जानने का अधिकार
दिया गया। इसका मतलब यह है कि जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़े और लोगों को एक योग्य, सुनिश्चित और गुणवत्ता और क्षमतापूर्ण एक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। 15 में अगर आप देखेंगे तो 15 में आपको संरचना मिलेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 16 में अगर आप देखेंगे तो कार्यकाल हो जाएगा। 17 में अगर आप देखेंगे तो हटाने की प्रक्रिया हो जाएगी। और इसके बाद में 19 में क्या है भाई, अपील है, यानी कि थर्ड। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 यानी कि कहाँ मिल जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि अगर 324 अगर आप देखेंगे तो 324 से स्पष्ट हो जाएगा कि एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने ही निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति तय करते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी के बारे में पूछा गया है भाई, स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है, वैसे ही हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो कैसे हटाएंगे, सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। तो संसद के दोनों विशेष बहुमत से कैसे हटाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। लोकसभा लाएगा तो 100 सदस्य, राज्यसभा लाएगा तो 50 सदस्य। इसके बाद में सभापति अध्यक्ष स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। स्वीकार किया, 3 सदस्यीय समिति बनेगी जांच। चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या अन्य न्यायाधीश। और इसके बाद में तीसरा होगा भाई न्यायविद। इस समिति की रिपोर्ट के बाद में संसद अगर विशेष बहुमत से पारित करे, राष्ट्रपति अनुमोदन करे तो क्या हो जाता है भाई, हट जाता है। अगला, लेकिन अदर कोर्सेस, यानी कि थोड़ा सा और जानकारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करके बनाई गई है भाई। ये बड़े काम की चीज होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2023 वाले में मैं बच्चों से हमेशा कहता रहा था कि भाई इन्हीं सवालों को पढ़ना, और यह प्राउडली कह सकते हैं कि 22 सवाल पूछे गए भाई, और 22 के 22 हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए एनरोल हो सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस 2023 टेस्ट सीरीज B2 जो 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, आप एक बार जानकारी जरूर प्राप्त करें उत्कर्ष से। अगला भाई, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो हमको पता है 1947 में बने थे और उनका नाम था HK कृपलानी। विलियम बेथु पहली महिला थी और रॉस बारकर पहले यूपीएससी के क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। अगला भाई, वर्ष 1952 में किस निकाय की स्थापना की गई थी और यह नीति आयोग की सलाह के निकाय के रूप में कार्य करता है, तो ये पक्के तौर पर दरअसल 1950 में जब योजना आयोग बना तो योजना आयोग की नीतियों को अनुमति देने के लिए एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है जो मदद करती है भाई। इसके बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार 2019 में जो संशोधन हुआ था, उसके बाद में भाई एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं, ये बात। अगला देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन में अध्यक्ष की नियुक्ति का प्राथमिक मानदंड क्या है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक अलग इकाई के रूप में कब स्थापित किया गया, तो अलग इकाई के रूप में दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 30 जनवरी 2006 को क्या कर दिया गया था भाई, अलग कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अनुच्छेद 342 का संदर्भ अगर आप देखेंगे तो 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में है, 342 में देखेंगे तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में है, यानी कि राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, ट्राइब्स का दर्जा देना। सी इज द राइट आंसर। 341 किससे संबंधित हो जाएगा, एससी से संबंधित हो जाएगा। और इनकी परिभाषा अगर आपको देखनी है तो आप देख लीजिए, अनुच्छेद 366-24 में एससी की और 366-25 में किसकी मिल जाएगी, एसटी की मिल जाएगी, ये बात। अगले सवाल पर चलते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के दौरान किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है, क्योंकि इसके पास में कौन सा अधिकार होता है भाई, सिविल अधिकार होता है और यह अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है। धारा नंबर 13 इस बात को अश्योर करती है। अगले सवाल पर चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों के नियम, नियुक्ति, त्यागपत्र, निष्कासन, सेवा शर्तें
ये मैं बता चुका हूं कि भाई किसके अधिकार अधीन आता है भाई, ये आता है राज्य सरकार के अधीन। तो ये हमारी चर्चा रही आपके एफएलटी पर, पहले वाले पर। इसको और ज़्यादा आगे की क्लासेस में बढ़ाते चलेंगे, कंटेंट पर और बातें करते चलेंगे। धीरे धीरे करके आप अपने प्रयास को आगे बढ़ाते जाइए। टॉपिक में रह करके, निर्धारित टॉपिक में रह करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, चीज़ों को आसान करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए और इसके बाद में आसान करिए अपने चयन को। मैं अभी तो विदा ले रहा हूँ, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट आपको इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी की पहली एफएलटी में। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे से आपको ज्योग्राफी विषय के बने होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों की। प्रश्नों में पहली श्रृंखला थी कि गारो, खासी और जयंतिया हिल्स जो हैं वो बेसिकली किस एरिया पे लोकेट करती हैं। पश्चिम में है, वेस्ट रीजन में है, साउथ रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। आखिरकार गारो, खासी, जयंतिया कहां पर लोकेट करती हैं। तो यदि हमारा ये इंडिया का रीजन दिखाई देता है तो इंडिया के उत्तर पूर्व में यहां मेघालय स्टेट है और इस मेघालय स्टेट में ये 3 पहाड़ियां स्थित हैं जिन्हें हम कहते हैं गारो, खासी और थर्ड को कहा जाता है जयंतिया। तो ये जो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, दे आर बेसिकली लोकेटेड इन मेघालय स्टेट एंड द रीजन विच इज फुलफिल बाय द मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। यही कारण है कि यहां पर एवरग्रीन या फिर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। साथ ही ये पहाड़ियों में सबसे ज्यादा भारत में और विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान यहीं पर लोकेट करते हैं एंड दे द प्लेसेस आर मासिन राम व चेरापूंजी। तो मासिम राम और चेरापूंजी जो रीजन है, प्लेसेस हैं, वो यहीं पर लोकेट करते हैं जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मेघालय जो रीजन है ये कहां पर लोकेट करता है, तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करता है। आंसर हो जाएगा सी। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। भारत का फर्स्ट वेटलैंड रीजन कौन सा है। पहला ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत कौन सा रीजन आता है। चिल्का लेक आता है, केवलादेव नेशनल पार्क आता है, ए और बी दोनों आता है, या इनमें से कोई नहीं आता है। तो बेसिकली कौन सा रीजन है वेटलैंड में सबसे पहले इंक्लूड हुआ था। तो वेटलैंड में 1 अक्टूबर 1981 को इंक्लूड होने वाले जो क्षेत्र थे उन दोनों में चिल्का और केवलादेव दोनों शामिल था। इसीलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अब यदि चिल्का रीजन की, चिल्का झील की बारे में बात करें तो ये एक लैगून झील है। ये एक खारे पानी की झील है जिसे लैगून झील कहा जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी, याद रखिएगा दोस्तों, एशिया की नंबर 1 और विश्व की, यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व की दूसरी बड़ी लैगून झील का उदाहरण दिखती है। तो लैगून क्या होती है, एक सैलाइन वाटर लेक होती है, खारे पानी की झील होती है जिसमें लगातार खारा पानी समुद्र का आता रहता है और लगातार दिखता है। उड़ीसा जो जगन्नाथपुरी इसी रीजन के निकट बाय क्षेत्र में दिखाई देते हैं, इसलिए चिल्का झील का बहुत अधिक महत्व दिखता है। जबकि केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में स्थित है। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये दिखाई देता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है। आप सभी के लिए अब हर बच्चा बनेगा डीसी और डीएसपी, जो कि उत्कर्ष क्लास आपके लिए लेकर आया है एमपीपीएससी का एकलव्य फाउंडेशन बैच जो चालू हो रहा है 15 जनवरी से, जिसमें आपको दोस्तों हर वो चीज मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। जिनमें आपको ड्यूरेशन 14 से 15 माह का मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी कराई जाएगी। 1200 से अधिक घंटे का लेक्चर प्लान अभी से डिसाइड किया जा चुका है आपके लिए। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू के साथ अपडेटेड न्यू सिलेबस, जो सिलेबस दिया उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और क्विज होने वाली है। स्पेशल आंसर राइटिंग पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं लिखते नहीं बनता है, तो लिखने की कला भी आपको इस बैच में साथ साथ बनानी बताई जाएगी। पीवाईक्यूज आपके साथ एनालिसिस होगा। 5 साल का लगभग हम आपके साथ ज्योग्राफी का मैं लेकर आपके लिए खुद आऊंगा। इसके अलावा 15 प्रीलिम्स और 15 मेंस की टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट इंक्लूड होने वाले हैं। इसके साथ ही ये बैच जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कनेक्ट करके इंग्लिश भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के तुरंत इसको ग्रैब कीजिए और ये हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो से रिकॉर्ड होकर आपके सामने मैं आऊंगा। आपके डाउट तुरंत की तुरंत सॉल्व भी करूंगा, तो लाइव जुड़ के आप इस बैच को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी रिवर है जो चंद्रा और भागा के नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। आखिरकार ऐसी कौन सी रिवर है।
झेलम है, रावी है, चेनाब है और व्यास है। इनमें से कौन सी रिवर है जो चंद्रा और भागा कहलाती है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है दो धाराएं, एक नदी है चंद्रा और दूसरी नदी है भागा। तो चंद्रा और भागा जब मिलती हैं तब ये कहलाती है चेनाब रिवर, और चेनाब रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये नदी जो है ये सतलज की सहायक है, और सतलज जो है वो इंडस या सिंधु की सहायक नदी होती है। तो चेनाब बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि चेनाब में दो नदियां मिलती हैं, एक तरफ मिलती है रावी और दूसरी तरफ मिलती है झेलम। तो रावी और झेलम इसकी सहायक नदियां हैं, और चेनाब किसकी सहायक है? सतलज की सहायक नदी नजर आती है। ये जो नदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है, और ये नदी का हिमाचल रीजन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी, चेनाब नदी। अगले प्रश्न में आते हैं, पीट मृदा बेसिकली कहां पाई जाती है? पीट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? द पंजाब, राजस्थान, केरला एंड यूपी। तो सबसे पहले यह समझना होता है कि पीट मृदा या दलदली मृदा किसे कहा जाता है। तो पीट मृदा उस मृदा को कहा जाता है जो समुद्र के निकट दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। समुद्र के निकट दलदली रीजन में, मडी रीजन में पाई जाती है। तो जो मडी रीजन में पाई जाने वाली जो सॉइल है, जो प्रकृति समुद्र के निकट दिखाई देती है, इसे दलदली मिट्टी कहते हैं। और दलदली मिट्टी की यदि हम बात करें तो ये भारत के सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। अर्थात जो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 तटीय राज्य हैं, नॉर्थ के 9 तटीय राज्यों में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहां कोस्ट रीजन की यदि हम बात करेंगे तो कोस्ट या तटीय क्षेत्र में आंसर केवल एक ही दिखाई देता है, जिसका आंसर है केरल। तो ये जो मिट्टी है ये दलदली प्रकृति की होती है। कई बार ये हल्की नीली भी दिखाई देती है, इसका कारण है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति। बायोडायवर्सिटी का रीजन भी इसके निकट, जैव विविधता के क्षेत्र भी इसके निकट उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा केरला। अगले प्रश्न में आते हैं, चाय का उत्पादन किस रीजन में होता है? मैदानी क्षेत्र में, पठारी रीजन में, दलदली रीजन में या पहाड़ी रीजन में? इन द प्लेन रीजन, ऑन द प्लेट्यू रीजन, ऑन द मार्शी रीजन और द हिली स्लोप रीजन। तो बेसिकली चाय कहां होती है? तो चाय होने के लिए आपको ढलान होना चाहिए। ढलान होने के साथ ये रीजन कैसा होना चाहिए? हिली होना चाहिए। यहां का जो तापमान है ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो तापमान है, टेम्परेचर है, इसके अलावा जो प्रकृति है मिट्टी की वो भी सामान्य होनी चाहिए, अर्थात लाल, पीली और लैटेराइट प्रकृति की मिट्टी यहां पर मिलेगी। लैटेराइट सॉइल यदि आपको मिल रही है तो यह बहुत अच्छा रहेगा। लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच यदि आपका यहां का टेम्परेचर है तो यह बहुत अच्छा है चाय को उगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किस रीजन में होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर होगी, हिली स्लोप रीजन पर पाई जाती है। और यह हिली स्लोप रीजन इंडिया की यदि हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में मिलती है। वेस्ट बंगाल में कहां मिलेगा? तो ये मिलेगी हमको दार्जिलिंग रीजन में। और यदि बात करें दूसरा तो ये पूरा का पूरा असम जो राज्य है ये चाय उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रमुख नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानसूनी वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? जो मानसूनी वन हैं या मानसूनी फॉरेस्ट है, दे आर बेसिकली फाउंड इन विच रीजन? द विंध्या रीजन, द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, द सतपुड़ा रीजन, द ऑलिव रीजन। यदि हम पूरे भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक वो रीजन होता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक वो रीजन होता है जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरा वो रीजन होता है जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। चौथा ऐसा रीजन है जहां 70 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है ये स्नोफॉल के रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। और पांचवा ऐसा रीजन है जो समुद्र के जल के निकट होता है या समुद्री जल के क्षेत्र में होती है। तो ये जो वन पाए जाते हैं, इन वन के यदि डिटेल में करूं तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण यहां एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सदाबहार वन। दूसरे 70 से 100 सेंटीमीटर जहां होती है इसे कहते हैं पर्णपाती, या इन्हीं वनों को कहा जाता है डेसिडियस, या इन्हीं को कहा जाता है मानसूनी वन। तीसरा जो है 70 सेंटीमीटर से कम, इन्हें कहा जाता है थॉर्नी फॉरेस्ट, इसे कहा जाता है कटीले वन। चौथा होता है 70 से 100 सेंटीमीटर स्नोफॉल जहां होता है, यहां आपने देखा होगा ये सेंटा क्लॉज वाला जो वन है ये पाया जाता है, इसे कहा जाता है शंकुधारी वन, या इसे ही कोनिकल फॉरेस्ट, या इसे हिली फॉरेस्ट या
इसे माउंटेनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन, समुद्र के निकट पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर रीजन में कौन से वन पाए जाएंगे, तो भाई मानसूनी वन जहां 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ये पेनिनसुला या पठारी प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो इसे कहा जाता है पेनिनसुला रीजन। और ये रीजन विंध्या में, सतपुड़ा में और सतपुड़ा छोटा नागपुर तीनों में पाया जाता है। इट मींस द फाइनल आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं, निम्न में कौन सा इनकरेक्ट है, असत्य है, इसके बारे में बताना है। ओजोन लेयर जो है वो 280 से 315 nm नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्या यह बात सही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है और ये लगभग 800 है। तो भाई 800 तो नहीं होती है, ये डॉप्सन इकाई में इसको कितना नापा जाता है, लगभग 300 डॉप्सन इकाई से माना गया है। और ओजोन परत की जो ऊंचाई है ध्रुवों के साथ अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से यदि आप आंसर को देखेंगे तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है, और ए और 3 के अनुसार से ये जो आंसर है सी यहां परफेक्टली करेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो समझिएगा ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर लगातार बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह समस्या लगातार बढ़ रही है, जो एक इशू करंट के रूप में दिखाई देता है। आगे आते हैं 28 में, निम्न में कौन सी महासागरीय धाराएं हैं जिसे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ से सेट करना है? ब्राजील, फॉकलैंड, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, फॉकलैंड, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील और फॉकलैंड। एंड द लास्ट वन, फॉकलैंड, ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। आखिरकार इनमें कौन सा रीजन कहां पर नजर आता है? इसके लिए पूरी की पूरी क्लासेस यूट्यूब पर एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे, फिर से लिख देता हूं दोस्तों, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर आपके लिए पूरी की पूरी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिजिकल ज्योग्राफी हो, सभी की सभी चीजें आपके पास उपस्थित हैं। आप सब ने जो उसको बहुत प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और देखिएगा। ये जो वीडियोस बनाए हुए हैं ये आपके लिए तुरंत रामबाण सिद्ध होंगे। ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां कराए गए हैं, पूरी डिटेल के साथ मैंने उसका एलोब्रेशन किया है, तो आप देखिएगा। तो इन जैसी पूरे क्वेश्चनों को डिटेल के साथ मैंने बताया कि कौन सी जलधारा कैसी होती है। बट यहां पर जो इससे जलधारा, इसके बारे में देखें तो सबसे ऊपर यदि हम यूएसए क्षेत्र में देखते हैं तो लेब्राडोर जलधारा सबसे पहले दिखाई देती है। उसी के जस्ट नीचे यूएसए के पूर्वी भाग में यदि आप देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा दिखाई देती है। वहीं 0 डिग्री के जस्ट नीचे आएंगे तो ब्राजील के पूर्वी भाग पे ब्राजीलियन जलधारा दिखती है, और दक्षिण की ओर आ जाएं तो फॉकलैंड जलधारा दिखती है। तो यदि हम इस मैप के माध्यम से समझना चाहें तो मैप के माध्यम से देखिएगा। तो यदि ये जलधारा का कॉन्सेप्ट देखें तो लेब्राडोर जलधारा यहां है, ये है नंबर 1 जहां पर बह रही है लेब्राडोर जलधारा। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 यहां दिखाई देती है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 यहां बह रही है, इसका नाम है ब्राजीलियन जलधारा। और नंबर 4 की बात करें तो चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है फॉकलैंड जलधारा, जो यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवादित दिखाई देती है। इट मींस द आंसर करेक्ट इज सी, यहां पर से परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। द लास्ट वन क्वेश्चन इज, निम्नलिखित महाद्वीपों में उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही, इट मींस घटते क्रम में आपको बताना था। तो जनसंख्या का घटते हुए क्रम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप कितने हैं। तो 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम पता होने चाहिए। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर नंबर 5 पे आता है, नंबर 5 पे आएगा अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और लास्ट में आता है ओशिनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वो कहां रहती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में लगभग 59% जो जनसंख्या है वो एशिया में रहती है। पर आप यहां पर देखिए, यहां एशिया ऑप्शन में ही लगभग नजर नहीं आता है। इसके बाद डायरेक्ट यदि हम देखें तो इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 16% जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास करती हुई नजर आती है। तो यहां पर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में जनसंख्या रहती है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका में सबसे कम जनसंख्या रहती है, इसके बाद आएगा यूरोप और फिर आएगा ओशिनिया। तो यहां पर यदि देखें तो इस अनुसार अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसके बाद यूरोप में,
इसके बाद अफ्रीका, फिर देन यूरोप, फिर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रकृति के अनुसार यदि आप देखते हैं तो जनसंख्या के आधार पे अफ्रीका नंबर 1 पे आ जाएगा, परंतु सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? एशिया पर। यह ऑप्शन ना होने के कारण इसको यहां से हटाएंगे और यहां ऑप्शन में अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इससे कम यूरोप में है, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका पे नजर आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका परफेक्टली आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये पूरे के पूरे प्रकृति इसकी लगातार दिखाई देगी और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैटिक डेटा के साथ करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं अगले टेस्ट में और भी अच्छी आपकी तैयारी होगी। यहां तक के लिए यहीं पर दोस्तों धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये एनपीपीएससी का जो FLT 1 है उसमें डिस्कशन चल रहा है और मैं हिस्ट्री के लिए उपस्थित हुआ हूं। आइए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख आध्यात्मिक लक्ष्य या पुरुषार्थ के महत्व पर जोर देता है? ठीक है, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स, है ना, मतलब आध्यात्मिक लक्ष्य या पुरुषार्थ पर महत्व देता है। कौन सा है? रूपनाथ अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, भाबरू अभिलेख और नेट्टूर अभिलेख। तो आंसर क्या है? देखिए रूपनाथ अभिलेख का संबंध कहां से है? कटनी से है, ये मध्य प्रदेश के कटनी में है। नेट्टूर अभिलेख का संबंध कर्नाटक से है, ठीक है, कर्नाटक से है। भाबरू अभिलेख का संबंध राजस्थान के जयपुर से है, राजस्थान से है। और गुर्जरा अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के दतिया से है, दतिया मध्य प्रदेश, और ये भी मध्य प्रदेश के। तो बेटा आंसर जो है वो है गुर्जरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा अभिलेख इसका आंसर है। ठीक है, देखिए गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक का नाम क्या मिलता है? ठीक है, अशोक का नाम, अशोक नाम कहां मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में। तो गुर्जरा में ये भी विशेषता है गुर्जरा की। और यहीं पर क्या है? पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। ये जो भाबरू अभिलेख आप देखते हैं इसमें ही अशोक को बताया गया है, उसकी रुचि है किधर? बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ में। तो यही उल्लेख आता है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो भाबरू अभिलेख बुद्ध, धम्म, संघ की रुचि यहां पर, मतलब अशोक की रुचि दिखाता है बुद्ध, धम्म और संघ में। अभी के लिए आपका आंसर हो गया गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार, तो ये तो सही है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत स्थिति में था, बिल्कुल व्यापार और वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, बिल्कुल ऐसी मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो से जहां लगता है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। ठीक है, मतलब ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा सबसे पहली बार कब आया? तो लोहे से परिचय सबसे पहली बार हुआ उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और जो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन है। तो ये लोग तांबे का प्रयोग करते थे या फिर कांसे का, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। ये लोहे से परिचित नहीं है, तो ये क्या हो गया? आंसर डी, इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपको पूछा है असत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया? ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ किए। 4 अश्वमेधा यज्ञ वर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, है ना। तो किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी नहीं है, हाँ समुद्रगुप्त ने तो किया है, लेकिन समुद्रगुप्त ने 4 नहीं किए हैं। 4 किए हैं किसने? अशोक की तो जानकारी है ही नहीं, क्योंकि अशोक का संबंध बौद्ध धर्म से था, यज्ञों से तो उसने मना ही कर दिया था। तो प्रवर सेन, ठीक है, प्रवर सेन, ध्यान रखिए प्रवर सेन का संबंध किससे है? वाकाटक वंश से है। तो ये वाकाटक वंश से संबंधित है। इसने 275 से 335 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और ये किसका पुत्र है? तो ये
विंध्य शक्ति का पुत्र है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन हुआ? विंध्य शक्ति। और विंध्य शक्ति का पुत्र कौन हुआ? प्रवरसेन प्रथम। और इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। 4 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला कौन हुआ? प्रवरसेन प्रथम हुआ। वाकाटक वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से है। प्रयाग स्तंभ लेख। और उस प्रयाग स्तंभ लेख पर ही क्या खुदा है? प्रयाग प्रशस्ति। और करने वाला कौन है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हरिशेन, ठीक है। हरिशेन एक विद्वान है समुद्रगुप्त के काल में। हरिशेन कुमारामात्य के पद पर है, तो हरिशेन कुमारामात्य भी था। कुमारामात्य है ना। हरिशेन को ही संधि विग्राहक का पद भी मिला था, तो ये संधि विग्राहक भी है, ठीक है। और ये दंड नायक भी है, तो दंड नायक या महादंड नायक है, कुमारामात्य है और संधि विग्राहक भी है। महादंड नायक, ये सब के सब पद किसके पास है? हरिशेन के पास है। और हरिशेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। और कौन सी शैली है? तो चंपू शैली में। किसमें है? चंपू शैली में। और क्या है इसमें? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख, ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, तो ये आंसर हो गया। हरिशेना वाज द क्या हुआ? आंसर। हरिशेना आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रवि कीर्ति का नाम कहां आता है? तो रवि कीर्ति का संबंध है एहोल अभिलेख से, ठीक है। और एहोल अभिलेख में किस शासक की बात की गई है? पुलकेशिन द्वितीय। किसकी बात की गई है? पुलकेशिन द्वितीय। तो रवि कीर्ति का लिखा हुआ कौन है? एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का अभिलेख है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर सत्य युग्मों का चयन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर्स। बैटल ऑफ घाघरा 1529, बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ प्लासी 1556 और बैटल ऑफ बक्सर 1764, है ना। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बिल्कुल घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ। चौसा का युद्ध बिल्कुल 1539 में हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में कब हुआ? तो ये है असत्य युग्म चुनना है, तो ये गलत हो गया है बेटा, ठीक है। और बक्सर 1764 आंसर है, सत्य युग्म चुनना है। सत्य युग्म ए बी डी इज आंसर। ए बी डी सी आंसर क्या हो गया? सी। मतलब ए सही है, बी सही है और डी सही है। घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेस अफगानों के बीच में। फिर चौसा का युद्ध, तो ये होगा हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज या ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। और बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ अंग्रेज या ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम, साथ में शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला है, निम्नलिखित में से
किसके साथ कृष्णदेव राय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे? निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्णदेव राय के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे बेटा? ठीक है, बताइए तो किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे? वो रहे पुर्तगाली। कौन हुए? पुर्तगाली। विद हुम ऑफ द फॉलोइंग डिड कृष्णदेव राय फ्रेंडली रिलेशंस? पुर्तगालियों के साथ। देखिए, बीजापुर, गोवा को लेकर बीजापुर में संघर्ष होता रहता था और बीजापुर कृष्णदेव राय का दुश्मन था, विजयनगर साम्राज्य का। इसलिए पुर्तगाली और कृष्णदेव राय क्या हो गए? साथ में हो गए, तो इनकी दोस्ती थी। तो किसका आंसर है? पुर्तगाली और कृष्णदेव राय ये एक दूसरे के मित्र है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दुश्मन है बीजापुर के। यहां ध्यान रहे, कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? तुलुव वंश से है, तुलुव वंश। ठीक है, तो तुलु वंश से संबंधित है बेटा। इसकी जो रचनाएं हैं, है ना, एक कहा अमुक्त माल्यदा, तेलुगु भाषा में क्या लिखी है? अमुक्त माल्यदा, और जाम्बवती कल्याणम, संस्कृत में क्या लिखी है? जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, तो तुलु वंश का शासक है कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यदा इनकी पुस्तक है जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। इनके ही दरबार में होते थे अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। तो ये ध्यान रहे बच्चों, कृष्णदेव राय के संबंध मैत्रीपूर्ण है पुर्तगालियों के साथ। अगला सवाल, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? व्हेन वॉज शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति? छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने कब धारण की? 1656, 1666, 1670, 1674। आंसर इज 1674 एडी। 1674 क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ। ठीक है, और 1674 में राज्यारोहण हुआ। ठीक है, राज्यारोहण हो रहा है और उपाधि ली छत्रपति। और क्या उपाधि ली? हैंदव धर्मोद्धारक। तो हैंदव धर्मोद्धारक उपाधि ली, छत्रपति उपाधि ली। किसने किया? तो पंडित गंगा भट्ट ने। एक बार पंडित गंगा भट्ट ने किया और दूसरी बार निश्चलपुरी ने। तो निश्चलपुरी ने, दो लोगों ने किया। ठीक है, तो रायगढ़ में राज्यारोहण हो रहा है, छत्रपति की उपाधि ली, हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि ली 1674 में, और पंडित गंगा भट्ट ने पहली बार राज्यारोहण किया और दूसरी बार निश्चलपुरी ने किया। ठीक है, तो आंसर इज 1674 एडी। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा कब कर दी गई थी? द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद वॉज रिटर्न बाय महात्मा गांधी। कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिली थी कब? तो कहेंगे कि जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ 1899 से 1902 के बीच में। कब दी थी? बोअर युद्ध के बाद, बोअर युद्ध के पश्चात। और बोअर युद्ध का समय कब रहा? 1899 टू 1902। 1899 से 1902 के बीच ये उपाधि थी। कौन सी? कैसर ए हिंद की उपाधि। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया गया? इसको त्याग दिया गया। ठीक है, तो उपाधियां त्यागने का एक प्रोग्राम ही था कि टाइटल्स त्यागे गए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान इसको त्याग दिया गया। कैसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी महात्मा गांधी ने? असहयोग आंदोलन के दौरान। ये उपाधि कब मिली थी? दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर युद्ध हुआ उसके लिए उनको कैसर ए हिंद की उपाधि मिली और असहयोग आंदोलन के दौरान उसको छोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हिस्ट्री का जो डिस्कशन है ये समाप्त होता है। हमारे अगले टीचर आएंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं FLT 1 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। तो साइंस एंड टेक में
जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे एंड ऑल्सो उनसे रिलेटेड जितना भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन 51th ऑफ द टेस्ट पेपर। Which of the following wireless technology works within the range of 5 km with a frequency range of 2 GHz to 11 GHz? क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी वर्किंग रेंज हम 50 किलोमीटर तक इंक्रीज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज टू 11 गीगाहर्ट्ज होती है। तो देखो सबसे पहले इसमें से दो तो ऑप्शन ऐसे इलिमिनेट हो जाते हैं, कभी भी हम ब्लूटूथ को 50 किलोमीटर तक ऑपरेट नहीं कर सकते, और जिग्बी एक टाइप का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पैन होता है, ये वायर्ड भी होता है वायरलेस भी होता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क 50 किलोमीटर तक की रेंज तो नहीं रखता है, विच मीन्स हम इन दोनों को तो हटा ही सकते हैं, ये दोनों तो गलत आंसर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब बच जाता है वाईफाई और वाईमैक्स। वाईफाई वाईमैक्स में भी अगर हम जनरली देखें तो लोकल वाईफाई जो होते हैं वो 50 किलोमीटर तक की रेंज तो नहीं रखते हैं, बट स्टिल अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी हम कंपेयर करेंगे तो वाईफाई की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और यहां पर जो रेंज दी हुई है क्वेश्चन में वो रेंज है 11 हर्ट्ज तक। सो इट इज क्लियर that Wimax is the correct answer in this situation। Wimax को हम 50 किलोमीटर या मोर देन Wimax की जो रेंज होती है 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है, एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन द रेंज ऑफ 2 गीगाहर्ट्ज टू 11 गीगाहर्ट्ज इन केस ऑफ Wimax। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, Wimax इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज PAN stands for एंड व्हाट इज इट्स टाइपिकल रेंज फॉर कम्युनिकेशन। पैन का फुल फॉर्म क्या है और इसकी टाइपिकल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। पैन का मतलब क्या, देखो फुल फॉर्म अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जिग्बी एक टाइप का पैन है और इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, तो सही आंसर तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो फुल फॉर्म है। अब इसके अलावा और कोई सा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क बता रहा हो। पर्सनल एक्सेस नेटवर्क ये भी गलत हो जाता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क ये भी गलत हो जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी गलत हो जाता है। तो सही आंसर है बी, एंड इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 10 to 100 मीटर तक की। सो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। मूविंग फॉरवर्ड अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रोबोट का कौन सा घटक ऊर्जा को गति में परिवर्तित करता है। विच कंपोनेंट ऑफ रोबोट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मूवमेंट। देखो जब हम रोबोट में देखते हैं तो रोबोट के कुछ एक मेन कंपोनेंट्स आते हैं, तो ऐसे में हमको रोबोट के 6 मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है मैनिपुलेटर, दूसरा होता है एक्चुएटर, सेंसर, एंड इफेक्टर, कंट्रोलर एंड इंटरफेस। ये जो रोबोट के सारे मेन कंपोनेंट्स हैं, इन मेन कंपोनेंट्स में मूविंग आर्म ये होती है हमारी मैनिपुलेटर, एक्चुएटर होता है मूविंग आर्म का मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म यूज्ड विदिन मैनिपुलेटर आर्म इज टर्म्ड एज एक्चुएटर। सेंसर्स का काम होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एंड इफेक्टर ये ग्रिपर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को होल्ड करना ये इसका काम है। कंट्रोलर ये इसका सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग करते हैं। इंटरफेस ये हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बटन्स होते हैं। तो ये मैंने एक जनरली आपको बता दिया कि रोबोट के मेन कंपोनेंट्स क्या करते हैं। अब इसमें आप देखो जो वर्किंग एबिलिटी है यानी कि मूवमेंट एबिलिटी है वो तो मैनिपुलेटर में होती है, बट मैनिपुलेटर को मूव करवाने वाला जो मैकेनिज्म या फंक्शन या सिस्टम होता है उस सिस्टम को एक्चुएटर बोलते हैं। तो बेसिकली हम किसी भी रोबोट को ऑपरेट करने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रोबोट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में
मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क कन्वर्जन है, इसमें मैकेनिकल वर्क करने वाला कंपोनेंट तो मैनिपुलेटर है, बट कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुएटर और द मैकेनिज्म, और वी कैन सी द सिस्टम दैट एक्चुअली मूव्स मैनिपुलेटर आर्म। सो द करेक्ट आंसर इज सी, एक्चुएटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रोबोट में सेंसरों का विशिष्ट कार्य क्या है? व्हाट इज द टाइपिकल फंक्शन ऑफ सेंसर्स इन अ रोबोट? तो देखो इसको ऑप्शन वाइज चलते हैं। टू प्रोवाइड पावर टू द रोबोट, बिल्कुल करेक्ट, पावर तो ये नहीं देता है, इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फैसिलिटेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क, अलग अलग टाइप के जो टास्क होते हैं उनको फैसिलिटेट करना यानी कि मूवमेंट करना, वो तो मैनिपुलेटर का काम है। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, ऑप्शन सी देता है प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टास्क, जो भी टास्क चल रहा है उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कटिंग रोबोट, कटिंग रोबोट। अब इस कटिंग रोबोट को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कट द वुड बाय 10 मीटर। तो ये जो इंस्ट्रक्शन मिला है इसमें 10 मीटर इज द मेजरिंग फैक्टर। तो अगर मान लो ऐसी कोई लकड़ी है जिसको 10 मीटर तक कट करना है, तो ये जो कट है फ्रॉम 0 टू 10 मीटर, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम सेंसर्स करते हैं, क्योंकि रोबोट को रियल टाइम इंफॉर्मेशन वही देंगे। एक तरह से ये मान लो हमारी बॉडी में जो काम नर्वस सिस्टम करता है वही काम रोबोट के केस में सेंसर्स करते हैं। तो वेरियस सेंसर रोबोट को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मूवमेंट। मतलब इसका जनरली हर टाइप के जितने भी रोबोट्स होते हैं सब में यूटिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इस टाइप का जितना भी प्रोक्सीमेशन, इस टाइप के जितने मेजरमेंट होते हैं वो सब सेंसर्स के थ्रू कन्वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध के संदर्भ में साइबर ग्रूमिंग को क्या परिभाषित करता है? विच डिफाइन साइबर ग्रूमिंग द कॉन्टेक्स्ट बाय साइबर क्राइम। साइबर ग्रूमिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इसमें एक सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए किसी यंग पर्सन को थोड़ा सा दोस्ती वाली बातें करके, मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाया जाता है, सो दैट इंटरनेट मीडियम्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू उनका सेक्सुअली कांटेक्ट बढ़ सके या सेक्सुअली अब्यूज हो सके। तो इससे रिलेटेड जो साइबर क्राइम होता है इसको हम साइबर ग्रूमिंग बोलते हैं। अब हम सारे की सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं और उसके बाद समझेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के माध्यम से गोपनीय जानकारी तक अवैध रूप से पहुंच बनाना, इलीगल एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये जितने भी मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने लैपटॉप या मोबाइल में, किसी के लैपटॉप या मोबाइल में डाल देते हैं और फिर वहां से वो एकदम जो कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सट्रैक्ट करके हम तक सेंड करता है, इसको बेसिकली बोलते हैं साइबर स्पियोनेज। साइबर स्पियोनेज, तो ये साइबर ग्रूमिंग तो नहीं है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्यक्तियों को परेशान करना, इसको साइबर बुलिंग भी बोलते हैं और साइबर हैरेसिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा साइबर बुलिंग का एक लास्ट जो ऑप्शन दी है वो भी है ब्लैकमेल उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना, तो ये साइबर स्टॉकिंग में भी आ जाता है। इसके अलावा इसको साइबर ब्लैकमेलिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है ऑनलाइन यौन संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी युवा व्यक्ति से ऑनलाइन दोस्ती करने की प्रक्रिया। यदि हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये हो जाता है द प्रोसेस ऑफ बी फ्रेंडली विथ अ यंग पर्सन ऑनलाइन टू फैसिलिटेट ऑनलाइन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये जो ऑनलाइन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है इसको फैसिलिटेट करने के लिए मीठी मीठी बातें करके जब किसी यंग इंसान को कोई फंसा लेता है, उस प्रोसेस को या उस साइबर क्राइम को हम साइबर ग्रूमिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर के आया है एमपीपीएससी 2024 एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से ऑफिसर बैच। ये ऑफिसर बैच 26 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इसमें आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक की एक टारगेटेड स्टडी मिलेगी। सारी की सारी प्रैक्टिस इसी के अंतर्गत होगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यमों में ये क्लासेस अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए सिंसियरली इनरोल होना चाहते हैं ऑफिसर्स बैच में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा शब्द ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनुमति के बिना गुप्त जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which term best describe obtaining secret information without permission by using malicious software like Trojan horse and spyware? अभी मैंने आपको बताया किसी malicious सॉफ्टवेयर को आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, फिर वो सॉफ्टवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि जो दुर्भावनापूर्ण तैयार किया गया सॉफ्टवेयर हो, मतलब गलत इरादे से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर हो, फिर वो सॉफ्टवेयर पूरी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यूजर आईडी, पासवर्ड, ओटीपी या फिर पिन वगैरह या फिर और दूसरी कोई इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स या फिर ईमेल्स वगैरह, वो जब किसी को भेज देते हैं तो या फिर कोई दूसरा उससे चुरा लेता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है या फैच कर लेता है, उस सिचुएशन में हम ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को या ऐसे साइबर क्राइम को क्या बोलेंगे? तो उस साइबर क्राइम का नाम जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, उसको बोला जाता है साइबर स्पियोनेज या फिर साइबर जासूसी। साइबर ग्रूमिंग हमने देखा, ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। साइबर स्टॉकिंग में हम पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन विदाउट द नोटिस ऑफ समन्स, बिना किसी की आज्ञा के या बिना किसी को पता हुए हम उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। केवल इंफॉर्मेशन निकालना है ना, जब उस इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज करते हैं तो साइबर ब्लैकमेलिंग हो जाती है। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर यानी कि साइबर युद्ध होता है, ये तो नेशनल लेवल की बात है, इसमें हम जनरल साइबर क्राइम को नहीं अप्रोच करते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, साइबर जासूसी या साइबर स्पियोनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिकायतों से निपटने, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव और आवश्यक सेवाओं के मिश्रण की पेशकश के लिए एकल खिड़की आत्मनिर्भर ई गवर्नेंस समाधान प्रदान करना है? Which initiative aims to provide single window self-sustainable e-governance solution of handling grievance, land record maintenance and offering मिक्स ऑफ एसेंशियल सर्विस इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में ये कौन सी सिंगल विंडो फैसिलिटी ई गवर्नेंस में स्टार्ट हुई है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सारी की सारी जो परियोजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में एक इनिशियल या सरफेस इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। भूमि प्रोजेक्ट ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट वाज आल्सो स्टार्टेड इन 2000। लोकवाणी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2004 एंड प्रोजेक्ट फ्रेंड वाज स्टार्टेड इन 2000। सबका अलग अलग जगह से लेना देना है। भूमि प्रोजेक्ट इट इज रिलेटेड टू कर्नाटका। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस स्कीम है। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट ये एमपी गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस स्कीम है। इसको 2000 में धार डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट फ्रेंड ये केरला, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला का ई गवर्नेंस प्लान है। और लास्ट आता है जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है, वो है लोकवाणी प्रोजेक्ट। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट में ही हम भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं, शिकायतें भी करते हैं। तो एक सिंगल विंडो फैसिलिटी स्टार्ट करी हुई है लोकवाणी प्रोजेक्ट में, जिसमें हम एक ऑनलाइन मीडियम के थ्रू शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं, भूमि रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, रीवेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं और बहुत सारी दूसरी जो सेवाएं हैं वो सब इस सिंगल विंडो ई गवर्नेंस एप्लीकेशन से मिल जाती हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इन विच ईयर वाज द नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम लॉन्च्ड? ये क्वेश्चन काफी बार आप सबने पढ़ा होगा। नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम, सबको लगता है ये जो ई गवर्नेंस मॉड्यूल है वो 2000 से आ चुका था, लेकिन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उसका सही आंसर है 2006। तो 2000 कोई भी मार्क मत लगाना, ऑप्शन में ही नहीं था, यहाँ तो डिबेट ही खत्म हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है 2006। नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम 2006 में लॉन्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था 2005 में। करेक्ट आंसर है सी 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन स्टेटमेंट्स को अपन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या इनका सही लेना देना है। द मेन रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का, जो जीवों के प्राकृतिक आवास है उनको नष्ट करना। एकदम करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई, ये भी एकदम करेक्ट है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस यानी कि जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट होता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज आर शोन इन द रेड डाटा बुक एंड इट इज पब्लिश्ड बाय IUCN। एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त, ऐसे जानवर जिनके ऊपर लुप्त होने का संकट मंडरा रहा हो, जिनकी संख्या लगातार पिछले कुछ वर्षों में डिक्रीज हुई हो, जिनकी ओवरऑल पॉपुलेशन बाय द टर्म ऑफ सम टेन्योर सम टाइम इंटरवल डिक्रीज हो गई हो, उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज या संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN के द्वारा पब्लिश की गई रेड डेटा बुक में प्रदर्शित किया जाता है। यह भी एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस हिसाब से 1 2 3 सारे करेक्ट है, तो डी ऑप्शन सही होता है, ऑल ऑफ द अबव। आखिरी क्वेश्चन हम इस सेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट? देखो, ये जो चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट था, जनरली इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 22 जुलाई 2019। ये कंप्लीटली सक्सेसफुल मिशन नहीं था, ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल था जिसमें हमने फर्स्ट टाइम लैंडिंग अटेम्प्ट करी थी। बट नेक्स्ट चंद्रयान 3 में हम सक्सेसफुल हुए थे, चंद्रयान 2 के टाइम सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इससे पहले चंद्रयान 1 भी हुआ था। तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था एंड 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। तो हमें 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और इसमें हमको सक्सेस बिल्कुल मिल गई है। हमने मून लैंडिंग, जो सॉफ्ट लैंडिंग थी, वो कर ली थी। इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था? तो देखो, चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था तब तो हमारे पास GSLV रॉकेट्स ही नहीं थे। बेसिकली हमारे पास मार्क 3 वर्जन नहीं था, यानी कि GSLV मार्क 3 जो ग्रेटेस्ट अभी तक का डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल है वो नहीं था। तो हमने PSLV रॉकेट यूज किया था फर्स्ट चंद्रयान के लिए, लेकिन चंद्रयान 2 के लिए हमने यूज किया था GSLV मार्क 3। अब ये जो GSLV मार्क 3 है, इसी को LVM-3 भी बोलते हैं। और ये जो मार्क 3 है, इसका कौन सा वर्जन हमने चंद्रयान 2 के टाइम पे यूज किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है GSLV मार्क 3 M1, मैनेवर 1 इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमने यूज किया था। GSLV रॉकेट का, ये जो GSLV कैटेगरी के रॉकेट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट होता है GSLV मार्क 3। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे और आंसर्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। बात की जाए जब इकोनॉमिक्स पोर्शन की, तो इकोनॉमिक्स पोर्शन के अंदर जो FLT 1 में क्वेश्चन बने हुए हैं उनके अंतर्गत एक संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। पहले क्वेश्चन की जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन बना हुआ है, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो है द फाइनेंशियल मैकेनिज्म कॉल्ड न्यू अरेंजमेंट टू बोरो इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात की जाए एक संस्था की, हम बात करते हैं यहां पर IMF की। IMF की बात करते हैं तो IMF और 38 सदस्य देशों, इसके अंतर्गत 38 सदस्य देशों ने एक फंड बना के रखा है, एक ग्रुप बना के रखा है, जिसके अंतर्गत इस बोरो यानी अग्रिम उधार के लिए यह व्यवस्था की गई, जिसमें कहा गया कि IMF के कोष के जुटाने की व्यवस्था के तहत 38 सदस्य देशों के साथ, ये NAB के नाम से जाना जाता है, NAB के नाम से यह व्यवस्था की गई जिसमें कि वित्तीय या ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, खास करके उन सदस्य देशों के रिक्वायरमेंट के लिए जिनको की यह आवश्यकता हो।
तो बात की गई कि आईएमएफ की जो स्थापना है 1944 में की गई थी, आपके मुख्य परीक्षा में यह सिलेबस है, पर यह बात की जाए न्यू अरेंजमेंट टू बोरो अभी अभी हाल ही में खबरों में रहा, इसलिए आईएमएफ से रिलेटेड इस प्रश्न को यहां पर डाला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंपाइल्ड ऑन मंथली बेसिस। बिल्कुल सही है, बात की गई। पहला पॉइंट दिया गया है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यानी मासिक रूप से मंथली बेस पर यह बात की गई है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक नवाचार क्षेत्र के लिए दिया जाता है। दीज इंडेक्सेस आर प्रिपेयर्ड फॉर द इनोवेशन सेक्टर ना, ये इनोवेशन सेक्टर के लिए नहीं दिया जाता, ये गलत लिखा हुआ है। ये विनिर्माण क्षेत्र और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए यानी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए दिया जाता है। इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसमें सी ऑप्शन अगर देखें, कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। बात की गई कि एनएसओ केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है, इसके द्वारा प्रति माह मासिक बेस पर खास करके 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत इनमें योगदान बताया जाता है। मुख्यतः तो 8 कोर इंडस्ट्रीज का ही योगदान है, इनके अंतर्गत इनके बारे में बात की गई। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इनका जो बेस ईयर 2011-12 है, खास करके विनिर्माण, खनन, विद्युत क्षेत्र, इनके लिए यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में इसमें जानकारी बताई जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मुद्रा का लाभ नहीं है? डिजिटल मुद्रा की बात की जाए, यह एक्चुअली यूनिट 9 के क्वेश्चन से संबंधित है। तो डिजिटल मुद्रा की बात की जाए कि यह पेमेंट पूछा गया है, यह साइबर धोखाधड़ी से मुक्त होती है। ठीक है, इससे वित्तीय समावेशन में सुधार होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार होता है, भुगतान प्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, यह कम लागत वाला लेन देन है। पूछा गया है कि यह कौन सा लाभ नहीं है। देखिए, यह धोखाधड़ी से मुक्त नहीं होता। बहुत सारी आपने करेंसीज सुनी होगी जिनका बहुत सारे लोगों का है, जैसे बिटकॉइन और बहुत सारी करेंसीज हैं जिनमें धोखाधड़ी हो जाती है। लोग पैसा बहुत सारा फंड जमा करके रखते हैं डिजिटल करेंसी के रूप में और अब पता नहीं कब गायब हो जाए। तो बात की गई कि डिजिटल मुद्रा के लिए बताया गया कि यह पेमेंट का एक सिस्टम है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में कहा गया कि यह केवल मोबाइल में, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के अंतर्गत ही यह आपको सुविधा प्रदान की जाती है, अन्य सुविधा के अंतर्गत नहीं। तो कुछ दिनों पहले की बात की गई कि कंपनी के यह बहुत सारा डिजिटल करेंसी रखा गया था और वह डिजिटल करेंसी को गायब कर दिया गया। यानी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आजकल, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, जिसके अंतर्गत यह देखा गया। तो यहां पर ए ऑप्शन में इसमें से सही है जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इन विच ईयर डिड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड कम इनटू द एक्सटेंशन? 1985, 1982 और 1980 एंड 1975। बात की गई कि दो सेक्टर की, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विशेष बात की गई है कि दो क्षेत्रों के लिए ध्यान किसको देना था? कृषि और उसके साथ साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को विकास को बढ़ावा देने की बात की गई थी कि कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा को ध्यान में रखते हुए 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यानी यहां पर ऑप्शन जो बी है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अगर कहीं पर भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण की जरूरत होती है तो विभिन्न संस्थाओं को यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, सहकारी बैंक है, इन सबको ऋण के साथ साथ रीफाइनेंस की अगर आवश्यकता होती है तो यह नाबार्ड के माध्यम से पूरा कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स के सेशन में चलते हैं। करंट अफेयर्स के सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पर्वतारोही ने 39 डेज में, दिनों के भीतर, रूस और अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है? विच माउंटेनर स्केल्ड द हायर पीक इन रशिया एंड अफ्रीका विद इन 39 डेज सेटिंग ए रिकॉर्ड? ऑप्शन है आपके पास ज्योति रात्रे, जगराम जाट, इरफान अहमद और प्रियांशु राजावत। तो बात की जाए, जब इस 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ज्योति रात्रे की बात की जाए तो ज्योति रात्रे ने अभी 39 डेज में रूस और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का अभी रिकॉर्ड बनाया है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है ज्योति रात्रे होगा। प्रियांशु राजावत यानी बैडमिंटन से रिलेटेड एक पर्सन है, इनके बारे में बात की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसके पहले जो हमारे अन्य कोर्स चल रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस के 2023 का आंसर राइटिंग बैच 4 जनवरी से,
साथ ही साथ एमपीपीएससी का प्रीलिम्स 2024 का टेस्ट सीरीज जो है वो 5 जनवरी से प्रारंभ है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट आप सबके लिए फ्री रखा गया है। आगे बात करते हैं 2023 में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में किस राज्य ने सबसे अधिक कांस्य पदक जीते हैं? एट द 16 नेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन 2023 विच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल्स? बात की गई कि हरियाणा ने 125 मेडल, मध्य प्रदेश ने 117 मेडल यहां पर प्राप्त किए, यानी सर्वाधिक जो मेडल है वह हरियाणा राज्य ने प्राप्त किया, जिसमें 43 स्वर्ण, 33 रजत और 49 कांस्य पदक हरियाणा राज्य ने प्राप्त किया था। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए 40 स्वर्ण, 33 रजत और 44 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर था, और थर्ड रैंक पर यहां पर बिहार था, यानी यहां पर आंसर आपका हरियाणा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य 1894 पियरे द कुबर्तिन की बात की जाए तो 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वैश्विक खेल संघों की देखरेख करना, टू ओवरसीज ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, विश्व में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एमेच्योर एथलीट्स वर्ल्ड वाइड, आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित और व्यवस्थित करना, टू रिवाइव एंड ऑर्गेनाइज द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को विनियमित करना, टू रेगुलेट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। बात की गई कि बहुत दिनों से जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे वो बंद थे, प्राचीन ओलंपिक गेम्स जो बंद थे उनको पुनः से फिर से जारी करने की बात की जाए पियरे द कुबर्तिन द्वारा आईओसी के उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया कि यहां पर जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इनको फिर से रिवाइव करना है, फिर से पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ाने की बात करनी है। और 1896 की बात की जाए, जिस जहां पर ग्रीस की बात की जाए, ग्रीस में इसको पुनर्जीवित किया गया, जो इसका भी हेडक्वार्टर है बात की जाए आईओसी का लुसाने में है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 के कार्यक्रम में कितने नए खेलों को जोड़ा गया था? तो बात की जाए कि ओलंपिक खेल जो टोक्यो है 2020 में जो आयोजित किया गया, इसमें 5 नए खेलों को जारी किया गया था। 5 नए खेलों की जब बात की जाए, इस गेम्स की बात की जाए, कोविड के कारण 2020 में होना था, जिसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में 2021 में इसको किया गया। 5 जो नए खेल थे, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सॉफ्टबॉल, बेसबॉल और सर्फिंग, ये 5 नए गेम इसमें जारी किए गए थे। 45 प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की गई। बहुत सारे गेम्स आयोजित करने के बाद 339 पदक स्पर्धाएं लगातार इसमें आयोजित की गई और 5 खेलों की इसमें बात की गई थी कि नए शामिल किए गए। फरवरी 2022 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पहली बार भाग लिया था? तो बात की गई कि यहां पर 2 ओलंपिक समितियों ने पहली बार भाग लिया था। साथ ही साथ सऊदी अरब की बात की जाए, सऊदी अरब इसमें पहली बार शामिल होने वाले देशों में से था कि यहां पर इसने पहली बार भाग लिया था। शीतकालीन गेमों की बात की जा रही है, वहां ओलंपिक गेम की बात थी और यहां पर शीतकालीन गेम की बात की गई है, तो यह 2 इसमें ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट है, ओलंपिक एजेंडा 2020+5 की अनुशंसा 10 में उल्लिखित आईओसी की रणनीति ओलंपिकिज्म 365 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विशिष्ट एथलीट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना, खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाना, ओलंपिक आयोजन के लिए वाणिज्यिक प्रायोजन का विस्तार करना, मेगा स्पोर्ट्स आयोजनों की मेजबानी पर ध्यान केंद्रित करना। विच आर द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईओसीज स्ट्रेटजी ओलंपिकिज्म 365 एज ए आउटलाइन इन रिकमेंडेशन 10 ऑफ ओलंपिक एजेंडा 2020+5। जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि क्या रखा गया था, 52 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ओलंपिक एजेंडा 2020+5 की अनुशंसा 10 में क्या उल्लेखित किया गया था? इसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि विशिष्ट एथलीट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना, खेल, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमों को आगे रखना, साथ ही साथ ओलंपिक आयोजन के लिए वाणिज्यिक प्रयोजन का विस्तार करना और मेगा स्पोर्ट्स। जब बात करते हैं हमारी बुक्स में, हमारी बुक जब आप करंट अफेयर्स की देखेंगे तो स्पोर्ट्स की देखेंगे तो इस स्पोर्ट्स की बुक में डिटेल से इसके बारे में दिया गया है, यानी करंट अफेयर को साथ साथ में कवर किया गया है। और इसी की बात की जाए कि यहाँ पर खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास क्षेत्रों में के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह नया 2020+5 की अनुशंसा में यह आईओसी के प्राथमिक उद्देश्य जो रखे गए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से रखा गया था। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, किस उपलब्धि के लिए हिमा दास को विशेष रूप से पहली भारतीय एथलीट के रूप में मान्यता दी गई जिसने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया?
for which achievement was Hima Das notably recognized as the first Indian athlete making a historic milestone in track and field events, winning the Asian Games gold medal. एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना, एडिडास के साथ एक विज्ञापन सौदा करना, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करना, IAAF विश्व U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक का दावा करना, क्लेमिंग ए गोल्ड मेडल इन IAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप। बात की गई अभी हिमा दास की बात करते हैं, तो हिमा दास जिन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने IAF विश्व U20 की बात की जाए, इसमें चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक का दावा किया है, डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है, असम की खेल वो रही हैं और एडिडास के साथ विज्ञापन सौदा भी इन्होंने किया है, पर इन्हें जो यह दी गई है, मान्यता दी गई है, वह IAF के अभी मेडल में दावा करने के लिए गया है। अगला पूछा गया है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम किस राज्य में है, तो बात की गई मोहाली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम, जिसे मोहाली स्टेडियम के नाम से सामान्यतः जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है वह पंजाब राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शैक्षणिक संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिट 9 से संबंधित क्वेश्चन है, AI में पहला पूर्ण विकसित बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अभी अभी IIT हैदराबाद की बात की जाए, पहला ऐसा IIT है जिसने AI पर पूरा बीटेक कार्यक्रम नया लॉन्च किया है, तो इसमें IIT हैदराबाद की बात की जाए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। 30 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का ही क्वेश्चन है, नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या था? What was the purpose of launching the national program called Responsible Artificial Intelligence for Youth by the Indian government on May 30, 2020? भारत में AI स्टार्टअप को वित्तपोषित करना, सरकारी स्कूलों के छात्रों को AI कौशल में प्रशिक्षित करना, भारतीय विश्वविद्यालय में AI अनुसंधान को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर पर AI नीतियां स्थापित करना। तो बात की जाए इस लास्ट क्वेश्चन की, मेरी बात की जाए, सरकारी स्कूलों में छात्रों को AI में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया, युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। बात की जाए जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, MPPSC मेंस की 2023 की टेस्ट सीरीज है जो 23 दिसंबर से है, साथ ही साथ MPPSC मेंस 2023 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टार्ट डेट जो है वह 3 जनवरी से इसकी विशेष कक्षाएं जारी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो इस पेपर में इतना ही, अगले पेपर के साथ आपको मिलते हैं, आपकी तैयारियां और बेहतर हो, जल्दी से आप सिलेक्शन प्राप्त करें। अग्रिम भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद।